एमपी बोर्ड के क्लास 12th के सभी विद्यार्थियों के लिए आज इस क्लास में एनुअल एग्जाम 2026 के लिए राजनीति शास्त्र का मॉडल पेपर कंप्लीट करेंगे। तो आपका जो राजनीति शास्त्र का पेपर है वो 26 फरवरी के दिन होने वाला है। तो उसके लिए देखिए आज हम सेट ए, सेट बी और आपका सेट सी और ये आपका सेट डी, तो चारों सेट में आपको इसी क्लास में बताऊंगी फुल सॉल्यूशन के साथ। आपकी जो क्लास है लॉन्ग रहेगी लेकिन पूरे प्रश्नों का निचोड़ इसमें रहेगा। यदि आप वास्तव में अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो आपकी क्लास थोड़ी लॉन्ग है, लेकिन पूरे चारों सेट को आप अच्छे से कंप्लीट करें। तो चलिए सेट ए को हम कंप्लीट करेंगे। लेकर 23 प्रश्नों का सॉल्यूशन भी आपको इसी वीडियो में पीडीएफ के थ्रू मिलेगा। तो वीडियो आप लास्ट तक देखें ताकि आप पूरे प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट कर सकें। तो आपका सबसे पहला प्रश्न इसमें रहेगा सही विकल्प चुनिए। तो पहला है यूरोपीय संघ है, तो यूरोपीय संघ इसका आंसर आपका रहेगा 1992। यूरोपीय संघ की जो संधि है वो कब हुई थी? 1992 में हुई थी। अगला आपका रहेगा किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई? तो किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई थी? तो चीन ने अपनाई थी। अगला है आपका आसियान की स्थापना हुई थी, तो आसियान की जो स्थापना है 1967 को हुई थी। चौथा है दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश है, तो कौन सा देश है आपका? भारत है। और बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र बना, तो ये कब बना था? 1971 में बना। और मानव अधिकार के मुख्य प्रकार हैं, तो कितने हैं? 3 हैं। अब चलिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए हम टिक करेंगे। तो पहले का आपका ए रहेगा इसमें, दूसरे का आपका इसमें रहेगा डी वाला, तीसरे का बी, चौथे का आपका इसमें रहेगा इंडिया, और पांचवे का आपका 1971, और इसका आपका रहेगा ये 3। तो कंप्लीट अच्छे से आप करें। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आपको देखिए ये पर भी लगातार मॉडल पेपर के द्वारा हम वार्षिक परीक्षा की तैयारी करवा रहे हैं। यदि अभी तक आप ऐप से नहीं जुड़े हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, लिंक को आप चेक करिए किस तरह से आपको ऐप का सब्सक्रिप्शन लेना है, पूरी जानकारी आपको उसमें मिल जाएगी। तो जल्दी से ऐप से आप जुड़े, आपको वहाँ पे एग्ज़ाम की तैयारी प्रॉपर तरीके से करवाई जा रही है, तो जल्दी से जुड़े। तो रिक्त स्थान की पूर्ति हम करेंगे। पहला है खुले द्वार की नीति डेढ़ देश के द्वारा अपनाई गई थी, तो चीन के द्वारा अपनाई गई थी। अगला है सिक्किम राज्य सन डेढ़ देश में बना, तो 1975 में बना। तीसरा है बिहार में संपूर्ण क्रांति का आह्वान डेढ़ देश ने किया है, तो जय प्रकाश नारायण। अगला है रूस के प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति थे, तो इसका आंसर आपका रहेगा बोरिस एल्त्सीन। बोरिस एल्त्सीन। अगला है पर्यावरण की सुरक्षा से संबंधी पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन डेढ़ देश में हुआ था, तो कहाँ पे हुआ था? स्टॉकहोम में। अगला आपका रहेगा विश्व बैंक की स्थापना डेढ़ देश वर्ष में हुई थी, तो 1944 में हुई थी। अब यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है, तो मैं पहले भर देती हूँ, फिर आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा क्योंकि समय आपका बचाना है, समय भी आपके पास कम है। तो यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भर दिया है। अब अगला आपका जो प्रश्न है उसमें आपको सत्य सत्य लिखना है। पहला है शीत युद्ध राष्ट्रों के बीच तनाव की स्थिति है, तो ये आपका इसमें सत्य रहेगा। दूसरा पंचशील समझौता भारत और चीन के मध्य हुआ, तो ये भी आपका सत्य रहेगा। अगला है ग्लोबल वार्मिंग प्रलय का कारण होगा, तो ये आपका यहाँ पे सत्य रहेगा।
अगला वैश्वीकरण से रोजगार के अवसर कम हो जाते हैं, तो ये आपका असत्य रहेगा। तो ये जो चौथा है वो भी आपका असत्य है। पांचवा है साझी संपदा का प्रबंधन अमेरिका द्वारा किया जाता है, तो ये आपका असत्य रहेगा। अगला है नीति आयोग का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, तो ये भी आपका असत्य रहेगा। अब यहाँ से हम इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए टिक करेंगे, तो पहला आपका ट्रू, दूसरा, तीसरा, चौथा फॉल्स, इसी तरह से पांचवा और छठा भी रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ से अगले प्रश्न में हम जोड़ियों को भरेंगे। तो पहली जोड़ी आपकी सीमित परमाणु परीक्षण संधि 1963 में हुई, और शिमला समझौता 1972 में हुआ। और विश्व एड्स दिवस, तो यह जो दिवस है वो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। और यूरोपीय संघ को नोबेल शांति पुरस्कार, तो ये पुरस्कार कब मिला था? 2012। अगला है क्योटो प्रोटोकॉल, तो इसकी जोड़ी रहेगी 1997, पाँचवीं। और यूरोपीय यूनियन का मुख्यालय, तो इसकी जोड़ी आपकी रहेगी 1968, छठी जोड़ी। और यूरोपीय यूनियन ये आपकी 7वीं जोड़ी रहेगी यूरोपीय यूनियन का मुख्यालय, तो इसकी जोड़ी आपकी आएगी बेल्जियम। ये हो गई आपकी जोड़ियाँ। अब चलिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए नंबर डालेंगे। तो तीसरी, छठी, 7वीं, दूसरी, चौथी, पहली, 5वीं, तो ये हो गई जोड़ियाँ। चलिए एक वाक्य में उत्तरों को भरेंगे। तो पहला आपका एक वाक्य में उत्तर रहेगा, आतंकवाद से सुरक्षा की श्रेणी में आता है, तो अपरंपरागत खतरे की श्रेणी। अगला यूरोपीय संघ के झंडे में कितने सितारे हैं? 12 सितारे हैं। अगला आपका इसमें रहेगा आसियान शैली क्या है? तो देखिए काफ़ी बड़ी परिभाषा है इसकी। पहले वाक्य आंसर को भरेंगे, फिर इसको मैं अलग जगह पे लिखूंगी। अगला है सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? तो मिखाइल गोर्बाचेव। अगला वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? तो देशों के बीच आर्थिक संबंध। क्या होता है वैश्वीकरण का अर्थ? देशों के बीच आर्थिक संबंध। अगला है खतरे से आज़ादी किस शब्द का अर्थ है? तो इसका आएगा आपका सुरक्षा या हिंसा। क्या है इसका अर्थ? असुरक्षा या हिंसा। अगला है जय जवान जय किसान नारे का संबंध है, तो लाल बहादुर शास्त्री से है। लाल बहादुर शास्त्री। और आपका यहाँ पे जो तीसरा है इसका आंसर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, तो बड़ी परिभाषा है। पहले मैं आराम से इसको लिख देती हूँ, फिर आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आपको भी कंप्लीट करना है, तो यहाँ से तीसरे का आंसर मैंने इस तरफ लिख दिया है। और यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप तीसरे
तीसरे प्रश्न का आंसर आप कंप्लीट करिएगा, क्योंकि देखिए जगह नहीं है कहाँ पे मैं लिखूँगी, इसलिए आप इसका आंसर कंप्लीट करें। अब चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ से बाकी प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लें। शॉक थेरेपी का अर्थ, बाकी सभी को हम PDF के थ्रू पढ़ेंगे अच्छे से, वहाँ पे आंसर सहित हम सभी को समझेंगे। तो कंप्लीट अच्छे से आपको कर लेना है और भरोसा रखिए एक भी क्वेश्चन आपका रॉन्ग नहीं जाएगा, पूरा का पूरा इसमें से रहेगा। और ऐप के साथ अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से ऐप का सब्सक्रिप्शन आप लें, क्योंकि देखिए पूरी प्रॉपर तैयारी आपको ऐप पर हम करवा रहे हैं। यूट्यूब और ऐप के मॉडल पेपर में दोनों में काफ़ी फ़र्क आपको देखने को मिलेगा। और देखिए जितनी तैयारी हम करवा रहे हैं आप अच्छे से करते चले। जिन बच्चों ने 12th का इंग्लिश का जो पेपर ऐप से कंप्लीट किया है और यूट्यूब से कंप्लीट किया है, उनको पता है कि इंग्लिश का पेपर आपका कितना एग्ज़ाम में आया है। तो बहुत ही मेहनत, बहुत ही रिसर्च करी है आपके लिए। और देखिए आपको स्पेशल PDF भी ऐप पर ही मिलेगी। तो बिना किसी देरी के जल्दी से ऐप का सब्सक्रिप्शन आपको लेना है। तो ये यहाँ से छठा प्रश्न है, शॉक थेरेपी का अर्थ लिखिए। तो शॉक थेरेपी का क्या अर्थ होता है? तो शॉक थेरेपी का अर्थ होता है, शॉक थेरेपी वह आर्थिक नीति थी जिसमें समाजवादी अर्थव्यवस्था को अचानक बदलकर बाजार आधारित अर्थव्यवस्था अपनाई गई। तो क्या है, इसको अचानक ही बदल दिया गया और बाजार आधारित व्यवस्था इसको बना दिया गया। तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप भी स्क्रीनशॉट लीजिए। और पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट क्या थे? तो पेरेस्ट्रोइका आर्थिक पुनर्गठन की नीति थी और ग्लासनोस्त राजनीतिक पारदर्शिता तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की एक ये नीति थी, जिसमें क्या थी, पारदर्शिता थी और अभिव्यक्ति थी। तो कंप्लीट अच्छे से आपको कर लेना है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो आपका 7वां इसमें रहेगा, ऑपरेशन विजय क्या था? ऑपरेशन विजय 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय सेना द्वारा चलाया गया सैन्य अभियान था। 1919 में कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय सेना द्वारा इस ऑपरेशन को बनाया गया था, जो क्या है, सैन्य अभियान था। अगला है, कश्मीर की सीमा किन देशों से लगती है? तो कश्मीर की सेना भारत, पाकिस्तान और चीन से लगती है। किससे? भारत, पाकिस्तान और चीन। 8वां सुरक्षा क्या है? तो सुरक्षा का अर्थ व्यक्ति और राष्ट्र को युद्ध, आतंकवाद और अन्य खतरों से सुरक्षित रखना है। क्या है सुरक्षा? सुरक्षा का अर्थ होता है कि व्यक्ति और राष्ट्र के युद्ध, आतंकवाद और अन्य खतरों से सुरक्षित उसको रखा जाता है। मानव अधिकार को कितनी श्रेणियों में रखा गया है? तो मानव अधिकारों को 3 श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। 9वां आपका इसमें रहेगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्य बताइए। तो पहला है विदेशी मुद्रा स्थिर रखना, दूसरा है सदस्य देशों के आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना, विनिमय दरों का मार्गदर्शन देना, आर्थिक सुधारों में मदद करना। तो क्या करेंगे, पहले विदेशी मुद्रा को स्थिर कर देंगे और सदस्य देशों के आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देंगे और विनिमय दरों का मार्गदर्शन करेंगे और आर्थिक सुधारों में मदद करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला आपका इसमें रहेगा, संयुक्त राष्ट्र महासभा के गठन का वर्णन कीजिए। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा में सभी सदस्य देश शामिल होते हैं और प्रत्येक को एक मत का अधिकार होता है। इसमें क्या है, सभी सदस्य देश शामिल होते हैं इसमें और प्रत्येक को अपना मत देने का अधिकार इसमें दिया जाता है। अगला आपका प्रश्न है, पृथ्वी सम्मेलन क्या है? तो पृथ्वी सम्मेलन पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है। क्या है ये? पर्यावरण की सुरक्षा और सतत विकास पर आयोजित किया गया एक सम्मेलन होता है। प्राकृतिक संसाधन क्या है? तो प्राकृतिक संसाधन वे साधन हैं जो हमें प्रकृति से प्राप्त हुए हैं, जो क्या है, मानव निर्मित नहीं है बल्कि प्रकृति के द्वारा दिए गए हैं। 11वां आपका रहेगा, भारतीय जनसंघ और कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा में अंतर लिखिए। तो भारतीय जनसंघ और कम्युनिस्ट पार्टी, पहला राष्ट्र और भारतीय संस्कृति मूल्य पर आधारित है। किस पर? राष्ट्र और भारतीय संस्कृति मूल्यों पर आधारित होती हैं।
और समाजवाद और समानता पर आधारित होती है। जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो समाजवाद और समानता पर आधारित है। दूसरा है निजी संपत्ति और निजी उद्यम का समर्थन और निजी संपत्ति की कटौती और राज्य नियंत्रण का समर्थन। तीसरा है परंपरागत सामाजिक संरचनाएं बनाए रखने पर जोर और सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को समाप्त करने पर इसमें जोर दिया जाता है। इसमें परंपरागत सामाजिक जो संरचनाएं होती है उन पर जोर दिया जाता है और इस पर क्या है, सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को समाप्त करने के लिए जोर दिया जाता है। यहाँ से इंग्लिश में आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। अब अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे। तो कांग्रेस के प्रभुत्व के 2 कारण लिखिए। तो कांग्रेस के प्रभुत्व के 2 प्रमुख कारण थे। पहला, कांग्रेस पार्टी की स्वतंत्रता आंदोलन से गहरे संबंध तथा जिससे उसे जनता का व्यापक समर्थन मिले और कांग्रेस के पास अनुभवी और लोकप्रिय राष्ट्रीय नेता था जिसने स्थिर सरकार प्रदान की थी। अब अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे। 12वां है आपका पंचशील के सिद्धांत लिखिए। तो इसके निम्नलिखित सिद्धांत है। पहला, एक दूसरे को संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान। दूसरा, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना। तीसरा है पारंपरिक अनाक्रमण और समानता और पारंपरिक लाभ और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। तो एक दूसरे को क्या करेंगे, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान मिलेगा, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा और पारंपरिक अनाक्रम रहेगा और समानता और पारंपरिक लाभ रहेगा और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व भी इसमें रहेगा। ये इसके सिद्धांत हैं। अगला है भारत द्वारा गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाने के कारण लिखिए। तो पहला है भारत अपनी स्वतंत्र विदेश नीति बनाए रखना चाहता है। क्या करना चाहता है, भारत अपनी जो स्वतंत्र विदेश नीति है उसी को बनाए रखना चाहता है। दूसरा, भारत किसी भी सैन्य गुट में शामिल नहीं होना चाहता है और भारत विश्व शांति और सहयोग को बढ़ावा देना चाहता है। किसी दूसरी सैनिक से मिलना नहीं चाहता, यानी कि शामिल करना नहीं चाहता है और विश्व शांति और सहयोग को ये बढ़ाना चाहता है। तो चलिए अगला प्रश्न हम यहाँ से पढ़ेंगे। तो 13वां है गैर कांग्रेसवाद से आप क्या समझते हैं। तो गैर कांग्रेस संवाद वह राजनीति है जिसमें कांग्रेस के विरोध में विभिन्न दल मिलकर सरकार बनाते हैं। क्या करते हैं, इसमें जो कांग्रेस के विरोध में विभिन्न दल क्या करते हैं, मिलकर सरकार बनाते हैं। अगला आपका रहेगा सिंडिकेट किसे कहते हैं। तो सिंडिकेट कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का वह समूह था जो पार्टी के निर्णयों को नियंत्रित करता था। यह क्या था, एक वरिष्ठ नेता था, समूह था जिसमें क्या है, पार्टी के निर्णयों को नियंत्रित करता था। अगला आपका इसमें रहेगा वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है। तो वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें दुनिया के देश आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से आपस में जुड़ते हैं और वस्तुओं, सेवाओं, निवेश, जानकारी और तकनीक का आदान प्रदान करते हैं। तो यह क्या है, देश की आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक, सांस्कृतिक रूप से आपस में जुड़े रहते हैं इसमें और वस्तुओं, सेवाओं और निवेश, जानकारी, तकनीक का आदान प्रदान ये इसमें करते रहते हैं। तो अगला प्रश्न हम पढ़ेंगे भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण के उदय के 3 कारण लिखिए। तो पहला है संचार और परिवहन के साधन का विकास होगा, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का विस्तार, उदारीकरण और निजीकरण की नीतियाँ। तो इसमें संचार और परिवहन साधनों का विकास होगा, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का विस्तार बढ़ेगा और उदारीकरण और निजीकरण की नीतियाँ इसमें रहेगी। तो चलिए अगला प्रश्न हम पढ़ेंगे। 15वां आपका यहाँ से रहेगा, इसमें 15वां आपका रहेगा गठबंधन की राजनीति किसे कहते हैं। तो जब कोई भी दल पूर्ण बहुमत नहीं पाता और कई दल मिलकर सरकार बनाते हैं तो उसे गठबंधन की राजनीति कहते हैं। क्या करते हैं, इसमें दल पूर्ण बहुमत नहीं पाता है और क्या है, कई दल मिलकर क्या करते हैं, सरकार को बनाते हैं, उसे गठबंधन राजनीति कहते हैं।
अगला आपका इसमें रहेगा मंडल आयोग क्या था। तो मंडल आयोग की स्थापना पिछड़े वर्ग की पहचान और उन्हें आरक्षण देने के लिए की गई थी। जो मंडल आयोग की स्थापना है वो पिछड़े वर्ग की पहचान और उन्हें आरक्षण देने के लिए की गई है। अगला आपका यहाँ से रहेगा आसियान संगठन के संबंध में आप क्या जानते हैं। तो आसियान की स्थापना 1967 में हुई। इसका उद्देश्य दक्षिण पूर्व एशिया देशों के बीच आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक सहयोग बढ़ाना और क्षेत्रीय शांति सुनिश्चित करना है। तो क्या है, यह जो स्थापना है आसियान की 1967 में हुई थी। इसका उद्देश्य क्या था, दक्षिण पूर्व एशिया देशों के बीच आर्थिक, राजनीतिक और जो सांस्कृतिक सहयोग है उसको बढ़ावा देना और क्षेत्रीय शांति सुनिश्चित करना है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, चीन की अर्थव्यवस्था के उत्थान के 3 कारण लिखिए। तो पहला है आर्थिक सुधार और खुले द्वार की नीति। क्या है, आर्थिक सुधार होगा और खुले द्वार की नीति होगी। विदेशी निवेश में वृद्धि होगी और औद्योगिक और निर्यात क्षेत्र का विकास होगा। तो काफ़ी आसान है, बहुत ही आसान शब्दों में आपके लिए आंसर किए हैं तैयार। कंप्लीट अच्छे से आप करें, अच्छे से मेहनत करिए और अच्छे से अच्छे अंक आप एग्ज़ाम में प्राप्त करिए। और ताशकंद समझौता एवं शिमला समझौता को स्पष्ट कीजिए। तो ताशकंद समझौता 1966 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ। किसके बीच हुआ था ये, भारत और पाकिस्तान के बीच 1966 में हुआ था। जिससे क्या हुआ था, 1965 का युद्ध समाप्त हो गया। जिससे 1965 का जो युद्ध चल रहा था वो समाप्त हो गया। शिमला समझौता 1972 में हुआ। जो शिमला समझौता है वो 1972 में हुआ, जिसमें दोनों देश ने आपसी विवाद शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने पर सहमति व्यक्त कर दी। जिससे क्या हुआ था, दोनों देशों ने आपसी विवाद चल रहे थे उनको शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने की सहमति व्यक्त कर दी थी। कंप्लीट अच्छे से कर लेना है आपको। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप भी करिएगा कंप्लीट। और अगला आपका प्रश्न, सार्क संगठन के उद्देश्य लिखिए। पहला है दक्षिण एशिया के देशों में आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। क्या है, दक्षिण एशिया के जो देश थे उनके बीच आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देंगे। दूसरा है आपसी सहयोग और क्षेत्रीय शांति सुनिश्चित करेंगे। तीसरा, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को प्रोत्साहित करना। अगला प्रश्न आपका रहेगा यहाँ से 18वां, बॉम्बे प्लान क्या था लिखिए। तो बॉम्बे प्लान क्या था, बॉम्बे प्लान 1944 में भारतीय उद्योगपतियों द्वारा बनाया गया आर्थिक योजना दस्तावेज था। क्या था बॉम्बे प्लान, 1944 में भारतीय उद्योगपतियों द्वारा बनाया गया आर्थिक योजना दस्तावेज था। इसका उद्देश्य स्वतंत्र भारत में औद्योगिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और सामाजिक कल्याण सुनिश्चित करना था। इसका उद्देश्य क्या था, ये स्वतंत्र भारत में औद्योगिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिले और सामाजिक कल्याण को सुनिश्चित करें, ये इसका उद्देश्य था। तो समझ में अच्छे से आया होगा बॉम्बे प्लान क्या था। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप कंप्लीट करें। और नीति आयोग के प्रमुख कार्य लिखिए। तो नीति आयोग के प्रमुख कार्य, पहला, सरकार के नीतिगत निर्णयों के लिए मार्गदर्शन देना। सरकार के जो नीतिगत निर्णय होते हैं उनको क्या देंगे, मार्गदर्शन देना। देश में योजना और विकास की निगरानी करना। देश में जो योजनाएं हैं और विकास हैं उनकी देखरेख करना। और संघ और राज्य सरकारों के बीच सहयोग बढ़ाना। संघ और जो राज्य सरकारें हैं इनके बीच क्या होगा, सहयोग को बढ़ावा देंगे। तो ये नीति आयोग के कार्य हो गए हैं। अब हमारा 19वां प्रश्न है, भौगोलिक निकटता का क्षेत्रीय संगठनों के गठन पर क्या असर होता है। तो पहला है पड़ोसी देशों के बीच सहयोग आसान होता है। क्या होगा, जो पड़ोसी देश है उनके बीच सहयोग आसान हो जाएगा। दूसरा, व्यापार, सुरक्षा और संचार को बढ़ावा मिलेगा। व्यापार, सुरक्षा है और जो संचार है, फैलाव है, उसको भी बढ़ावा मिल जाएगा। और क्षेत्रीय संगठन जल्दी और प्रभावी रूप से स्थगित होते हैं। तो चलिए अब हमारा अगला प्रश्न हम पढ़ेंगे। यहाँ से आसियान विजय 2020 के 3 उद्देश्य लिखिए। पहला है क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग बढ़ाना। दूसरा, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को प्रोत्साहन करना। और क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करना। तो ये इसके यहाँ पे 3 सहयोग होंगे, ये उद्देश्य होंगे ये इसके कि क्षेत्रीय
आर्थिक सहयोग को बढ़ाएंगे, सामाजिक संस्कृति को प्रोत्साहन करेंगे और शांति और सुरक्षा को सुनिश्चित करेंगे। अब 20वां प्रश्न आपका रहेगा, सोवियत प्रणाली के कोई 3 दोष लिखिए। पहला है व्यक्तिगत स्वतंत्रता की कमी, दूसरा है आर्थिक उदारीकरण की कमी और सरकारी नियंत्रण। आर्थिक उदारीकरण की कमी होगी और सरकारी नियंत्रण होगा। भ्रष्टाचार और प्रशासनिक अक्षमता होगी और सरकार ने सभी उद्योग और व्यापार पर नियंत्रण रखेगा। जो सरकार है वो क्या है, सभी उद्योग और जो व्यापार है उन पर नियंत्रण रखेगा। और सामाजिक और आर्थिक असमानताएं पूरी तरह नहीं खत्म हुई। तो ये इसके यहाँ पे 3 दोष हो गए हैं। बढ़ते हैं 21वें प्रश्न की ओर। तो सोवियत संगठन के कारण लिखिए, ये इसका था 20वें प्रश्न का। तो आर्थिक मंदी और भ्रष्टाचार, राष्ट्रवाद और अलगाववादी आंदोलनों को बढ़ावा और राजनीतिक सुधारों को की असफलता और प्रशासनिक अक्षमता। तो ये सोवियत विघटन के कारण हो गए हैं। और यहाँ से 21वां अंतर्राष्ट्रीय संगठन के कार्य। तो पहला कार्य रहेगा सदस्य देशों के बीच सहयोग बढ़ाना। सदस्य देशों के बीच क्या होगा, सहयोग को बढ़ाएंगे। शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करना, आर्थिक और सामाजिक विकास को प्रोत्साहित करना और मानव अधिकारों की रक्षा करना। तो ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन के कार्य हो गए हैं। सदस्य देशों के बीच सहयोग को बढ़ाएंगे, शांति और सुरक्षा को सुनिश्चित करेंगे, आर्थिक और सामाजिक विकास को प्रोत्साहन करेंगे और मानव अधिकारों की रक्षा करेंगे। अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ की 4 प्रमुख उद्देश्य लिखिए। तो राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना, देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध बढ़ाना, आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को प्रोत्साहित करना, मानव अधिकारों की रक्षा करना। तो क्या है इसके उद्देश्य कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखेंगे, देश के बीच मैत्री का जो संबंध है, रिश्ता है, उसको बढ़ाएंगे, आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देंगे और मानव अधिकार की रक्षा करेंगे। आपका यहाँ से अगला जो प्रश्न है, राष्ट्रीय निर्माण की कोई 3 चुनौतियाँ लिखिए। तो पहला है सामाजिक और धार्मिक असमानताएं, विभिन्न जातियों, धर्मों और समुदायों के बीच मतभेद, राष्ट्रीय एकता और समाज में सामंजस्य स्थापित करने में चुनौती पैदा करते हैं। आर्थिक असमानता और गरीबी, गरीब और अमीर के बीच बड़ा अंतर विकास की समानता को प्रभावित करता है और राष्ट्रीय निर्माण में बाधा डालता है। और राजनीतिक और प्रशासनिक स्थिरता की कमी, कमजोर प्रशासन और राजनीतिक अस्थिरता से योजनाओं को प्रभावी क्रियान्वयन मुश्किल हो जाता है। तो ये यहाँ पे इसकी 3 चुनौतियाँ हो गई। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप कंप्लीट अच्छे से इनको करिए। और अगला प्रश्न, भारत विभाजन के कारण लिखिए। तो पहला है धार्मिक और सांप्रदायिक मतभेद। तो हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच बढ़ते तनाव और आपसी असहमति ने विभाजन को बढ़ावा दिया। जो धार्मिक सांप्रदायिक मतभेद है, इसने क्या किया है, हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच बढ़ते तनाव और आपसी जो असहमति थी, उस विभाजन को इसने बढ़ा दिया है। मुस्लिम लीग की अलगवादी राजनीति। तो मुस्लिम लीग ने अलग देश की मांग की, जिससे राजनीतिक विभाजन अनिवार्य हो गया। इन्होंने क्या किया, अलग देश की मांग रख ली, जिससे राजनीतिक विभाजन अनिवार्य हो गया। और ब्रिटिश शासन विभाजन नीति, ब्रिटिश सरकार ने धार्मिक आधार पर अलगाव को बढ़ावा दिया और सामूहिक समझौता में असफल रहा। यहाँ से कंप्लीट आपको करना है। और हमारा अंतिम प्रश्न है, क्या 1975 में आपातकाल की घोषणा जरूरी थी? तो 1975 में आपातकाल की घोषणा की गई थी, लेकिन इसे आवश्यक नहीं माना गया है। इसने लोकतंत्र और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर प्रतिकूल प्रभाव डाला। इसे देखिए, आवश्यक नहीं माना है। क्यों नहीं माना है? क्योंकि लोकतंत्र और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर इसने प्रतिकूल प्रभाव डाला। आपातकाल की घोषणा राजनीतिक कारणों से की गई थी, ना कि राष्ट्रीय सुरक्षा जनहित के लिए। यह लोकतंत्र और नागरिक स्वतंत्रता पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। इसने प्रतिकूल प्रभाव डाला है, जिससे आपातकाल की घोषणा किन कारणों से हुई थी? राजनीतिक कारणों से की गई थी, ना कि राष्ट्रीय सुरक्षा और जनहित के लिए की गई थी।
और लोकतंत्र और नागरिक स्वतंत्रता पर इसने क्या किया है, अपना प्रतिकूल प्रभाव डाला है। और ये यहाँ से आपका अगला, आपातकाल 1975 के प्रभाव का वर्णन कीजिए। तो लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं पर असर, चुनाव और संसद की कार्य प्रणाली इससे प्रभावित हुई है। प्रेस और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक, समाचार पत्रों और मीडिया पर सेंसरशिप लागू हुई। और राजनीतिक विरोधियों को जेल में डालना, कई विपक्षी नेताओं और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया। और नागरिक स्वतंत्रता की सीमाएं बढ़ाना, आम नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अधिकार पर नियंत्रण लगा। तो ये इसका वर्णन हो गया है, अच्छे से कंप्लीट आप करिए। हमने सेट ए कंप्लीट कर लिया है, अब हम सेट बी को कंप्लीट करेंगे। तो इम्पोर्टेंट क्लास है, वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें। और मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत आपको करवा रही हूँ, आप भी अच्छे से मेहनत करें और पूरे प्रश्नों को आप अच्छे से कंप्लीट करें। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न हमारा कंप्लीट करें। तो यहाँ से आपका पहला प्रश्न इसमें रहेगा, सही विकल्प चुनिए। पहला है आपका, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। तो यह जो दिवस है ये कब मनाया जाता है? तो ये 24 अक्टूबर 1945 को, कब लागू हुआ था ये? तो 24 अक्टूबर 1945 को लागू हुआ था। दूसरा है आपका, पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो जो पृथ्वी सम्मेलन है, पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? रियो डी जेनेरो में हुआ था, रियो डी जेनेरो। अगला आपका है, स्वतंत्रता के समय मणिपुर के महाराजा कौन थे? तो इस समय जो महाराजा थे वो कौन थे? बोधचंद्र सिंह थे। अगला है, सुरक्षा का बुनियादी अर्थ है। तो सुरक्षा का बुनियादी अर्थ क्या रहेगा? खतरे की आज़ादी। अगला है, मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। तो यह जो दिवस है कब मनाया जाता है? यह दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला आपका प्रश्न इसमें रहेगा, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? तो इसका आंसर रहेगा ट्राइगवी ली। क्या रहेगा? ट्राइगवी ली इसका आंसर आपका रहेगा। चलिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए टिक करेंगे। तो यहाँ से पहले का आपका इसमें ए नंबर वाला सही रहेगा, दूसरे का आपका इसमें दा नंबर वाला सही रहेगा, तीसरे का आपका इसमें रहेगा सी नंबर वाला, चौथे का आपका इसमें रहेगा सी नंबर वाला, और पांचवे का आपका इसमें रहेगा सी, और छठे का आपका इसमें रहेगा सी। तो यहाँ से सभी का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले और कंप्लीट करें। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ से दूसरा जो प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो पहला आपका इसमें रहेगा, वैश्वीकरण की शुरुआत डेट में हुई थी। तो जो वैश्वीकरण की शुरुआत है वो कब हुई थी? तो वैश्वीकरण की शुरुआत 1990 के दशक में हुई थी। अगला है, भारत में डेढ़ अर्थव्यवस्था प्रणाली को अपनाया गया है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था प्रणाली को अपनाया गया है। अगला है, डेढ़ में भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल हस्ताक्षरित किया था। तो 2002 में। अगला है, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना डेढ़ वर्ष में हुई थी। तो इसकी स्थापना 1953 में हुई थी। अगला है, किसी देश की सुरक्षा को खतरा ज़्यादातर डेढ़ से होता है। तो किससे होता है? आतंकवाद से या आंतरिक विद्रोह से होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आतंकवाद, हम यहाँ पे लिख लेते हैं आतंकवाद। दोनों मैंने आपको बता दिया है, आंतरिक विद्रोह या आतंकवाद आप लिख सकते हैं। अगला है, भारत में शांति सेना श्रीलंका में सन डेढ़ में भेजी।
तो 1987 में भेजी, 1987 में भेजी। अब यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए हम भरेंगे, तो चलिए मैं पहले भर देती हूँ, फिर आप इनका स्क्रीनशॉट लें। तो ये यहाँ पे मैंने भर दिया है, अच्छे से आप इनको कंप्लीट करें। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न आपका रहेगा यहाँ पे, सत्य असत्य में सुरक्षा परिषद को संयुक्त राष्ट्र का हृदय कहा जाता है। तो ये आपका यहाँ पे सत्य रहेगा। दूसरा है आंध्र प्रदेश की भाषा तेलुगु है, तो ये भी आपका सत्य रहेगा। अगला यूरोपीय यूनियन के झंडे में धान की 10 बालियां हैं, तो ये आपका यहाँ पे क्या रहेगा, असत्य रहेगा, क्योंकि 10 नहीं है, कितने हैं, 12 हैं। अगला है सार्क के सदस्य देशों के नाम लिखिए। तो यहाँ पे थोड़ी सी मिसप्रिंट हो गई है। यहाँ पे आपका जो प्रश्न है इसमें सार्क के 10 देशों के नाम अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका है। यदि इनमें से कुछ नाम आए तो उन नामों यदि नाम आए, इतने नाम जो मैंने अभी आपको बताए हैं, तो उसमें से आपको सत्य कर देना है। अगला प्रारंभ में कांग्रेस का चुनाव चिन्ह 2 बैलों की जोड़ी था, तो ये आपका यहाँ पे सत्य रहेगा। अगला प्रश्न, सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़ों को अन्य पिछड़ा वर्ग कहते हैं, तो ये भी आपका यहाँ पे सत्य रहेगा। अब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए कंप्लीट हम करेंगे। तो आपका जो पहला है इसमें पहला आपका ट्रू रहेगा, दूसरा भी आपका ट्रू रहेगा, तीसरा आपका फॉल्स रहेगा, चौथा नहीं करना है, पांचवा आपका ट्रू है, छठा भी आपका ट्रू है। तो ये यहाँ से आपको कंप्लीट कर लेना है, इनको अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट करें। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ से जो अगला प्रश्न है इसमें आपको जोड़ियाँ लिखनी है। तो चौथा प्रश्न, सही जोड़ी लिखिए। पहला है सोवियत संघ का विघटन, तो इसकी जोड़ी रहेगी 1991। दूसरी है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, तो इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। तीसरा है वैश्वीकरण, तो वैश्वीकरण की जोड़ी आपकी रहेगी 1991, तो ये तीसरी जोड़ी। और मानवाधिकार दिवस, तो मानवाधिकार दिवस की जोड़ी रहेगी 10 दिसंबर। और डॉक्टर मनमोहन सिंह, तो इसकी जोड़ी आपकी रहेगी डॉक्टर मनमोहन सिंह की जोड़ी। अर्थशास्त्र व देशों के प्रधानमंत्री, तो ये वाली आपकी 5वीं। और अगली जोड़ी रहेगी ऑपरेशन विजय, तो इसकी जोड़ी रहेगी कारगिल युद्ध। और नीति आयोग, इसकी स्थापना 2015 में हुई थी। तो ये हो गई जोड़ियाँ। अब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए नंबर डाल रही हूँ यहाँ पे, चौथी, तीसरी, छठी, पहली, दूसरी, 7वीं, ये वाली आपकी 5वीं। तो ये हो गई आपकी जोड़ियाँ। अगला जो प्रश्न है एक वाक्य में उत्तर है, तो चलिए हम एक वाक्य में उत्तरों को भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो पहला आपका रहेगा, भाषीय आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था। तो भाषा के आधार पर सर्वप्रथम गठन हुआ था आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश। अगला है, श्वेत क्रांति का संबंध किस उत्पाद से है। तो दूध से इसका संबंध है, दूध। अगला है, यूनेस्को का पूरा नाम लिखिए। तो यूनेस्को का पूरा नाम आपका रहेगा संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन।
ये इसका पूरा नाम है। अगला है सार्क के 10 देशों के नाम लिखिए। तो 10 देशों के नाम छोटे अक्षर में लिख रही हूँ, जगह कम है। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव, भूटान और अफगानिस्तान। ये हो गए हैं 10 देशों के नाम। अगला है दृष्ट सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन, इस तरह से एरो लगा दिया है मैंने, माधवाचार्य ने किया है। किसने? माधवाचार्य ने। अगला है इराक ने कुवैत के किस संसाधन पर कब्जा किया? तो इन्होंने तेल पर किया, तेल या पेट्रोलियम। तो चलिए पेट्रोलियम हम लिख लेते हैं, पेट्रोलियम। अगला है बर्लिन की दीवार का गिरना शीत युद्ध का अंत था। तो इसका आंसर आपका हम यहाँ पे लिखेंगे 9 नवंबर 1990 में हुआ था ये शीत युद्ध, दीवार गिरने के कारण। तो ये यहाँ से आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है, और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी मैंने भर दिया है, अच्छे से आप कंप्लीट करें। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये यहाँ से आपका छठा 7वां प्रश्न है। सभी प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लें, क्योंकि मैं आपको इसी वीडियो में PDF के द्वारा पूरे प्रश्न आंसर सहित बताऊंगी, तो अच्छे से कंप्लीट आपको कर लेना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये यहाँ से भी आप कंप्लीट करें सभी प्रश्नों को, ये यहाँ से कंप्लीट करें। अच्छे से स्क्रीनशॉट लिया होगा आपने, यहाँ से भी आप स्क्रीनशॉट लें और भरोसा रखें, आप पूरे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में रहेंगे। जितने प्रश्न मैं आपको दे रही हूँ सभी को आप कंप्लीट करें। तो चलिए इसका सलूशन हम समझ लेते हैं। तो ये यहाँ से छठा प्रश्न, सोवियत संघ के विघटन के 2 कारण लिखिए। तो सोवियत संघ के विघटन के 2 कारण, पहला है सोवियत संघ में आर्थिक मंदी और भ्रष्टाचार की वजह से लोग असंतुष्ट थे। जो सोवियत संघ में इसमें आर्थिक मंदी और भ्रष्टाचार की वजह से लोग क्या थे? असंतुष्ट थे। दूसरा, अलग अलग क्षेत्रों में राष्ट्रीयतावाद और अलगाववादी आंदोलन शुरू हो गया था। तो यहाँ से स्क्रीनशॉट लेना है आपको सभी प्रश्नों का और अच्छे से कंप्लीट करें। दूसरा है द्विध्रुवता का अर्थ लिखिए। जब विश्व में केवल 2 प्रमुख शक्तियाँ जैसे अमेरिका और सोवियत संघ ये शक्तियाँ होती हैं और उनका संतुलन बना रहता है, इसे द्विध्रुवता कहते हैं। तो इसमें क्या है? 2 शक्तियों का संतुलन बना रहना ही क्या है? द्विध्रुवता कहलाता है। और अगला है नेपाल कहाँ स्थित है? यहाँ लोकतंत्र की स्थापना कब हुई? तो नेपाल एशिया महाद्वीप के उत्तर में हिमालय की तलहटी में स्थित है। नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना 1990 में हुई। तो नेपाल कहाँ पे है? एशिया महाद्वीप के उत्तर में हिमालय की तलहटी में स्थित है, और नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना 1990 में हुई थी। तो कंप्लीट अच्छे से करें। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कारगिल युद्ध के परिणाम लिखिए। तो कारगिल युद्ध के परिणाम, पहला है भारतीय सेना ने अपने कब्जे वाले क्षेत्र को वापस ले लिया।
क्या किया, भारतीय सेना ने जो क्षेत्र अपने कब्जे में लिया था उसे वापस ले लिया और सीमा सुरक्षा मजबूत हुई और सेना की ताकत पर जनता का विश्वास बढ़ा। सीमा सुरक्षा क्या हो गई, मजबूत हुई और सेना की ताकत पर जनता का विश्वास बढ़ गया। तो ये इसके परिणाम हैं। और यहाँ से अगला है, कोई देश शक्ति संतुलन को कैसे कामयाब करता है। तो देश अपनी सैन्य शक्ति, आर्थिक ताकत और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से शक्ति संतुलन बनाए रखता है। क्या करता है, देश अपनी सैन्य शक्ति से, आर्थिक ताकत और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से शक्ति का संतुलन बनाए रखता है। अगला है, यह कौन सी महामारी है जो आप्रवास और पर्यटन के माध्यम से तेजी से फैलती है। तो यहाँ HIV या AIDS महामारी है, एड्स जैसी महामारी है। तो समझ में अच्छे से आया होगा। अगला है, न्यास परिषद क्या है। तो यह संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग है जो ट्रस्ट क्षेत्र की देखरेख और प्रशासन पर नजर रखता है। क्या है, यह संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग है जो ट्रस्ट क्षेत्र की देखरेख और प्रशासन पर नजर रखता है। अगला है, विश्व बैंक के प्रमुख कार्य का उल्लेख कीजिए। तो विकासशील देशों को आर्थिक ऋण देता है। क्या करता है, जो विकासशील देश होते हैं उनको आर्थिक ऋण देता है और आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए तकनीकी मदद और सहायता देता है। क्या करता है, आर्थिक समाज के विकास के लिए तकनीकी मदद और सहायता देता है। चलिए 10वां प्रश्न हम पढ़ेंगे। भारत के वन प्रांत क्या हैं। तो शुष्क वन क्षेत्र कम वर्षा वाले क्षेत्रों में है। जो शुष्क वन क्षेत्र है वो कहाँ पे है, कम वर्षा वाले क्षेत्र में है। पर्णपाती वन क्षेत्र अधिकांश भारतीय मैदानों में है। कहाँ पे है, ये अधिकांश भारतीय मैदानों में है। वर्षा वन क्षेत्र अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं, जहाँ पे अधिक वर्षा होती है वहाँ पे पाए जाते हैं। पर्वतीय वन क्षेत्र हिमालय और ऊंचे पहाड़ों में पाए जाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ से है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है। तो पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ता जाता है, इसे ही ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। पृथ्वी के तापमान में लगातार वृद्धि होना क्या है, ग्लोबल वार्मिंग है। अब यहाँ से आपका 11वां रहेगा, चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई और इसके प्रमुख कार्य क्या हैं। तो चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई। कब हुई थी, 25 जनवरी 1950 को हुई। और मुख्य कार्य देश में निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव करवाना और मतदाता सूची तैयार करना। देश में क्या है, निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव करवाना है और मतदाता सूची तैयार करना है। तो इस जल्दी से आपको स्क्रीनशॉट लेना है। अब यहाँ से आपका अगला प्रश्न है, समाजवादी दल और कम्युनिस्ट पार्टी में अंतर लिखिए। तो समाजवादी दल समानता और सामाजिक न्याय के लिए काम करता है और कम्युनिस्ट भारत में पूर्ण क्रांति और वर्गहीन समाज की स्थापना पर जोर देती है। दूसरा है, सुधार और बदलाव लोकतांत्रिक तरीके से करना पसंद करता है और कभी कभी क्रांतिकारी तरीके अपनाने में विश्वास करती हैं। तीसरा, मतभेदों को चुनाव और लोकतांत्रिक प्रक्रिया से हल करता है और नीतियाँ अधिक कढ़ाई और स्थिर होती हैं। तो क्या क्या है इसमें, समानता और सामाजिक न्याय के लिए काम होता है। इसमें पूर्ण क्रांति और वर्गहीन समाज की स्थापना पर जोर दिया जाता है। इसमें सुधार और बदलाव लोकतांत्रिक तरीके से करना पसंद करते हैं। इसमें कभी कभी क्रांतिकारी तरीके अपनाने में विश्वास करते हैं। इसमें मतभेदों चुनावों और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से हल होता है। इसमें नीतियाँ अधिक कढ़ाई और स्थिर होती हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप भी इनको कंप्लीट करें। अब यहाँ से आपका 12वां प्रश्न है, भारत की परमाणु नीति की प्रमुख विशेषता लिखिए। तो भारत की परमाणु नीति की प्रमुख विशेषता निम्न है। पहला, भारत की परमाणु नीति रक्षा और निवारक उद्देश्य के लिए ही है। जो भारत की परमाणु नीति रक्षा है वो क्या है, निवारक उद्देश्यों के लिए ही है, यानी इसे आक्रामक रूप से इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। दूसरा, भारत केवल तब परमाणु हथियार का उपयोग करेगा जब उसके खिलाफ परमाणु हमला हो। कब करेगा, जब उसके पास क्या हो, हथियार का उपयोग कब करेगा, जब उसके खिलाफ परमाणु हमला हो, जब जाकर वो क्या करेगा, हथियार
का उपयोग करेगा। तो समझ में अच्छे से आया होगा आपको। अगला है भारतीय विदेश नीति के प्रमुख सिद्धांत लिखिए। तो भारत की विदेश नीति शांति, अहिंसा और सहयोग पर आधारित है। किस पर? शांति, अहिंसा और सहयोग पर आधारित है। दूसरा, यह नीति सभी देशों के साथ समानता और सम्मान के आधार पर संबंध बनाने में जोर देती है। यह जो नीति है सभी देशों के साथ समानता और सम्मान के आधार पर संबंध बनाने पर जोर देती है। तो यहाँ से कंप्लीट आपको कर लेना है। अगला आपका प्रश्न है, लाल बहादुर शास्त्री के प्रधानमंत्री कार्यकाल में देश को किन 2 चुनौतियों का सामना करना पड़ा? तो पहला है 1965 में भारत पाक युद्ध, जिसमें देश की सीमाओं की सुरक्षा सबसे बड़ी चुनौती थी। क्या थी? 1965 में भारत पाकिस्तान का जो युद्ध था उसमें देश की सीमाओं की सुरक्षा सबसे बड़ी चुनौती थी। दूसरा है देश में खाद्य संकट और आर्थिक कठिनाई, जिससे लोगों के लिए भोजन और संसाधनों की कमी हो गई। क्या है? खाद्य संकट और आर्थिक कठिनाइयाँ हो गई थी, जिससे भोजन और संसाधन में कमी आ गई थी। तो ये इस तरह की चुनौतियाँ वहाँ पे देखने को मिली थी। चलिए यहाँ से आपका अगला है, ग्रेड अलायंस से आप क्या समझते हैं? तो यह अलग अलग राजनीतिक दलों का गठबंधन है। क्या है? अलग अलग जो राजनीतियाँ हैं उन दलों का गठबंधन है, जिसे सरकार बनाने और स्थिरता बनाए रखने के लिए बनाया जाता है। जिसे सरकार बनाए रखने के लिए और स्थिरता बनी रहे, इसलिए इसको बनाया जाता है। तो स्क्रीनशॉट सभी प्रश्नों का लेते चलना है आपको। अगला है परचेजिंग पावर पैरिटी का अर्थ लिखिए। तो परचेजिंग पावर पैरिटी का मतलब है कि किसी देश की मुद्रा की खरीद क्षमता कितनी है, यह बताता है कि किसी देश में समान वस्तु कितनी महंगी या सस्ती है। तो क्या है? परचेजिंग पावर पैरिटी का मतलब है कि किसी देश की मुद्रा की खरीदी करने की क्षमता कितनी है, यह बताता है। और किसी देश में सामान की वस्तु की जो कीमत है उसको बताता है कि यह वस्तु कितनी महंगी है और कितनी सस्ती है। अगला है, भारत में वैश्वीकरण अपनाने के 2 कारण लिखिए। तो पहला है विदेशी निवेश और व्यापार बढ़ाने के लिए। विदेशी निवेश और व्यापार बढ़ाने के लिए किया जाता है। दूसरा है देश में आर्थिक विकास और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए। देश में क्या है? आर्थिक विकास हो और रोजगार के अवसर बढ़े, इसके लिए क्या है? भारत द्वारा वैश्वीकरण अपनाए जाते हैं, उसके ये 2 कारण हैं। अगला है ये आपका यहाँ से, गठबंधन सरकार की प्रमुख राजनीतिक समस्या लिखिए। तो अलग अलग दलों के मतभेद और उनकी प्राथमिकताओं में अंतर के कारण गठबंधन सरकार अक्सर अस्थिर रहती है। अलग अलग दलों में क्या हो जाते हैं? मतभेद हो जाते हैं, जिसके कारण उनकी प्राथमिकता में अंतर आ जाता है। उस कारण गठबंधन सरकार क्या हो जाती है? अक्सर स्थिर रहती है। अगला है आनंदपुर साहिब प्रस्ताव क्या है? तो यह सिख समुदाय की राजनीतिक और धार्मिक मांगों का प्रस्ताव है। किसका? सिख समुदाय की और राजनीतिक धार्मिक मांगों का प्रस्ताव है, जिसमें क्या है? राज्यों को अधिक स्वायत्तता देने और धार्मिक अधिकारों की रक्षा करने की मांग शामिल है। इसमें क्या है? राज्यों को अधिक स्वायत्तता देने और धार्मिक अधिकार की रक्षा करने की मांग इसमें की जाती है। तो यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप भी कंप्लीट करें। और अगला है, चीन द्वारा अपनाई गई नवीन आर्थिक नीतियों के क्या दुष्ट परिणाम हुए? तो पहला है, समाज में असमानता बढ़ गई और गरीबी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई। समाज में क्या हुआ? असमानता बढ़ गई और गरीबी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई। दूसरा, पर्यावरण प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन हुआ। जो पर्यावरण प्रदूषण है वो बढ़ गया और प्राकृतिक संसाधन का अत्यधिक दोहन किया गया। तीसरा, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच अंतर बढ़ गया, जिससे सामाजिक संतुलन हुआ। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच में क्या है? अंतर बढ़ गया और सामाजिक असंतुलन हुआ। तो अच्छे से आपको समझ में आया होगा। कंप्लीट अच्छे से कर लेना है, भरोसा रखें आप। 26 फरवरी के दिन आपको पूरे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जितनी तैयारी करवा रही हूँ कंप्लीट आप करते चलें। ऐप का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो जल्दी से ले, ऐप से आप जुड़े। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी और प्रॉपर तरीके से आपकी तैयारी हम ऐप पर करवा रहे हैं, तो जल्दी से ऐप के साथ जुड़े
और यूरोप संघ के गठन के कोई 3 कारण संक्षेप में लिखिए। पहला है यूरोप में शांति बनाए रखना, दूसरा है देशों के बीच आर्थिक सहयोग और व्यापार बढ़ाना, राजनीतिक एकता और सामूहिक सुरक्षा सुनिश्चित करना। अगला है दक्षिण एशिया की किन्हीं 4 विशेषताओं को लिखिए। तो यह बड़े पहाड़ और नदी प्रणालियां हैं। क्या है? दक्षिण एशिया में बड़े पहाड़ और नदियां प्रणाली हैं। दूसरा है अधिकांश देश कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था पर आधारित है। अधिकांश देश वो किस पर? कृषि पर आधारित हैं। तीसरा, यहाँ विभिन्न धर्म और संस्कृतियाँ मौजूद है। विभिन्न प्रकार के धर्म और संस्कृतियाँ मिलेंगी और जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक है और सामाजिक विविधता ज़्यादा है। जनसंख्या घनत्व भी अधिक रहेगा और सामाजिक विविधता भी ज़्यादा आपको इसमें देखने को मिलेगी। तो ये इसकी 4 विशेषता हो गई। यहाँ से है आपका महाकाली संधि को समझाते हुए भारत के लिए नेपाल का राजनीतिक महत्व बताइए। तो महाकाली संधि भारत और नेपाल के बीच नदी के जल और बांध के उपयोग पर बनी है। किस पर? नेपाल के बीच नदी के जल और बांध के उपयोग के पर बनी है। यह दोनों देशों के संसाधनों के न्यायपूर्ण उपयोग और सहयोग को सुनिश्चित करती है। नेपाल की भौगोलिक स्थिति भारत की सीमा सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए भारत के लिए नेपाल के साथ अच्छे संबंध जरूरी है। आपका 18वां है यहाँ से नीति आयोग की संरचना लिखिए। तो नीति आयोग के प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है। क्या है? प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है नीति आयोग का। दूसरा, इसमें उपाध्यक्ष, सदस्य, सचिवालय और तकनीकी विशेषज्ञ शामिल हैं। तीसरा, यह केंद्र और राज्यों के लिए नीति निर्माण और विकास योजनाएं तैयार करता है। केंद्र के लिए और राज्यों के लिए यह नीति निर्माण और विकास योजनाएं तैयार करता है। तो कंप्लीट अच्छे से करें। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ से पंचवर्षीय योजनाओं के प्रमुख उद्देश्य लिखिए। तो राष्ट्रीय आर्थिक विकास और औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देना। किसको? राष्ट्रीय आर्थिक विकास और औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देना। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाना। तीसरा है सामाजिक न्याय और जीवन स्तर में सुधार करना। तो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, सामाजिक न्याय और जीवन स्तर में सुधार करेंगे। ये पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है। अगला है भारत पर 1962 के चीन द्वारा किए गए आक्रमण के मुख्य परिणाम का मूल्यांकन कीजिए। पहला है भारत और चीन के बीच सीमा विवाद स्पष्ट रूप से सामने आया। भारत और चीन के बीच क्या है? सीमा पर विवाद हुआ था जो स्पष्ट रूप से सामने आया। दूसरा है भारतीय सेना में तैयारी और संगठन की कमी उजागर हुई। भारतीय सेना में जो तैयारी करवा रहे थे उसमें कमी आई और संगठन की कमी भी उजागर हुई। तीसरा है देश में राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति पर नई रणनीतियां बनाना शुरू हुआ। राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति पर नई रणनीतियां बनाना इसमें प्रारंभ किया गया। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप भी इनको कंप्लीट करें। अगला आपका प्रश्न है चीन भारत के बीच 2013 में सीमा सुरक्षा सहयोग समझौतों की 4 शर्तें लिखिए। पहला है सैनिकों का शांति से तैनात होना। सैनिकों का क्या है? शांति से तैनात होना। सीमा क्षेत्र में संघर्ष ना करना। आपसी संवाद और सूचना का आदान प्रदान। सीमा पर सुरक्षा उल्लंघनों की जांच और समाधान। तो ये 4 यहाँ पे शर्तें हो गई हैं आपकी। यहाँ से आपका 20वां प्रश्न है सोवियत संघ के विघटन के कोई 2 परिणाम लिखिए। पहला है सोवियत संघ के विभिन्न राज्यों ने स्वतंत्रता प्राप्त की। क्या कर ली? सोवियत संघ के जो विभिन्न राज्य थे उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्त कर ली। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शीत युद्ध का अंत और नई बहुपक्षीय शक्ति संरचना आई। क्या हुआ? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शीत युद्ध का अंत हुआ और नई बहुपक्षीय शक्ति संरचना आई इसमें। तो ये हो गए हैं आपका यहाँ पे 20वां प्रश्न। यहाँ से इसका अथवा रहेगा किन बातों के कारण गोर्बाचेव सोवियत संघ में सुधार के लिए बाध्य हुए? तो आर्थिक संकट और उत्पादन में गिरावट। क्या था? पहला कि आर्थिक संकट था और उत्पादन में गिरावट आई। दूसरा राजनीतिक भ्रष्टाचार और जनता का असंतोष। राजनीतिक भ्रष्टाचार और जनता में असंतोष हुआ। और विदेश नीति और सुरक्षा में दबाव। इन
कारण की वजह से क्या है, जो गोर्बाचेव सोवियत संघ में सुधार के लिए बाध्य हो गए थे। अगला आपका यहाँ से रहेगा, संयुक्त राष्ट्र संघ के कौन से वे अंग हैं, इनमें से सुरक्षा परिषद का वर्णन कीजिए। तो इसके प्रमुख अंग हैं महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय और न्याय परिषद। अगला है आपका सुरक्षा परिषद का वर्णन। तो यह अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। यह अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाने के लिए जिम्मेदार है। इसमें 15 सदस्य होते हैं, जिनमें 5 स्थायी और 10 अस्थायी होते हैं। कितने? 15 सदस्य हैं, जिनमें से 5 तो स्थायी रहेंगे और 10 अस्थायी रहेंगे। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप भी इनको कंप्लीट करें। यहाँ से आपका रहेगा, संयुक्त राष्ट्र संघ के कोई 4 कार्य लिखिए। पहला है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना। शांति और सुरक्षा बनाए रखेंगे। देश के बीच विवादों को शांतिपूर्ण समाधान, देश में जो भी विवाद चल रहे हैं उनमें शांति बनाए और समाधान करवाएंगे। और विकासशील देशों की आर्थिक और सामाजिक सहायता करेंगे। विकासशील जो देश है उनकी आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से मदद करेंगे और मानव अधिकारों की सुरक्षा करेंगे। तो ये इसके 4 कार्य थे यहाँ पे। अब ये यहाँ से आपका 22वां प्रश्न है, हैदराबाद रियासत का भारतीय संघ में विलय कैसे हुआ। तो हैदराबाद के निजाम ने स्वतंत्र रहने की इच्छा जताई थी। उन्होंने क्या किया था? स्वतंत्र रहने की इच्छा जताई। दूसरा है, भारत सरकार ने सैन्य कार्रवाई की और हैदराबाद को भारतीय संघ में शामिल किया। भारत सरकार ने सैन्य कार्रवाई की और हैदराबाद को भारतीय संघ में शामिल किया। तीसरा, इसके बाद हैदराबाद भारतीय संघ का हिस्सा बन गया। इसके बाद क्या हुआ? वहाँ भारतीय संघ का हिस्सा बन गया। कौन? हैदराबाद। तो ये आपका 22वां प्रश्न कंप्लीट हुआ। यहाँ से आपका 23वां प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग का क्या काम था, इसकी प्रमुख सिफारिश क्या थी। तो राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर करना, प्रशासनिक सुविधा और राष्ट्रीय एकता को ध्यान में रखना, नए राज्यों के गठन तथा सीमाओं में परिवर्तन के सुझाव देना। तो क्या क्या था कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर करेंगे, प्रशासनिक सुविधा और राष्ट्रीय एकता पे ध्यान देंगे, नए राज्यों के गठन तथा सीमाओं में परिवर्तन के सुझाव देंगे। और प्रमुख सिफारिश, राज्य सीमाओं का निर्धारण, राज्यों की संख्या, प्रशासन और सुधार और स्थानीय सत्ता है। तो कंप्लीट अच्छे से कर लेना है आपको यहाँ से। और 23वां है, आपातकाल के कोई 3 सबक लिखिए। तो लोकतंत्र की रक्षा के लिए संविधान और कानून का सम्मान आवश्यक है। क्या है? लोकतंत्र की रक्षा करनी है तो संविधान और कानून का सम्मान करेंगे। नागरिकों के मौलिक अधिकार की सुरक्षा हमेशा प्राथमिकता होनी चाहिए। जो नागरिक के जो मौलिक अधिकार है उनकी सुरक्षा में हमेशा प्राथमिकता होनी चाहिए। तीसरा, राजनीतिक शक्ति का अत्यधिक केंद्रीकरण खतरनाक होता है। राजनीतिक शक्ति का अत्यधिक केंद्रीकरण क्या होगा? खतरनाक होगा। तो ये इसके 3 सबक थे। आपका यहाँ से अथवा रहेगा, 1980 में मध्यावधि चुनाव क्यों करवाने पड़े। तो 1977 के आम चुनाव के बाद देश में जनता पार्टी की सरकार बनी, परंतु पार्टी के भीतर आंतरिक मतभेद, गुटबाजी और सत्ता संघर्ष के कारण सरकार अस्थिर हो गई। 1977 के आम चुनाव के बाद क्या हुआ? देश में जो जनता पार्टी थी उसकी सरकार तो बनी, परंतु पार्टी के भीतर क्या होता? आंतरिक मतभेद और गुटबाजी हो गई, जिससे सत्ता संघर्ष के कारण सरकार क्या हो गई? अस्थिर हो गई। बहुमत खो देने पर प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को इस्तीफा देना पड़ गया। क्या हुआ? बहुमत खो देने की वजह से जो प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई, इनको इस्तीफा देना पड़ा। इसके कारण चरण सिंह ने सरकार बनाई, लेकिन कांग्रेस द्वारा समर्थन वापस लेने से उनकी सरकार भी गिर गई। चरण सिंह ने सरकार तो बनाई थी, लेकिन क्या हुआ? कांग्रेस द्वारा समर्थन वापस लेने की वजह से उनकी सरकार गिर गई। लगातार सरकारें गिरने और स्थिर बहुमत की सरकारें न बन पाने के कारण लोकसभा भंग कर दी गई। परिणाम स्वरूप 1980 में मध्यावधि चुनाव करवाने पड़े। तो आपको समझ में आया होगा यहाँ से अच्छे से किस कारण से चुनाव करवाना पड़ा था। ये यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है।
तो सेट ए बी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम सेट सी को पढ़ेंगे। तो सभी प्रश्नों को आप अच्छे से कंप्लीट करें। भरोसा रखें आप 26 फरवरी के दिन आपको पूरे अंक मिलेंगे, क्योंकि पूरे प्रश्नों का निचोड़ आपका इस वीडियो में है। तो जितनी मेहनत मैं कर रही हूँ उतनी मेहनत आप भी करें और अच्छे से अच्छे अंक आप प्राप्त करें। तो बिना किसी देरी के चलिए पहला प्रश्न हम समझेंगे। तो आपका पहला प्रश्न इसमें रहेगा, सही विकल्प चुनिए। पहला है, क्यूबा का प्रक्षेपास्त्र संकट है। जो क्यूबा है, क्यूबा का प्रक्षेपास्त्र जो संकट है वो कौन सा है? तो इसका आंसर आपका यहाँ पे रहेगा 1962। आ नंबर वाला ही आपका इसमें सही रहेगा। तो आ नंबर वाला ही आपका इसमें सही है। दूसरा है, मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। तो मानव अधिकार जो दिवस है वो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला है आपका, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? तो इसका आंसर आपका रहेगा ट्राइग ली। क्या रहेगा? ट्राइग ली, सा नंबर वाला। अगला आपका रहेगा, रेडियो डी जेनेरियो निम्न में से किस देश का एक शहर है? तो इसका आंसर आपका रहेगा ब्राज़ील। अगला है, बोल्शेविक रूस की क्रांति हुई। तो यह जो क्रांति है 1917 में हुई। अगला है, पूर्वोत्तर भारत की 7 बहनों में कौन सा राज्य शामिल नहीं है? तो इसका आंसर आपका रहेगा हरियाणा। तो ये हो गए हैं सही विकल्प। चलिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए टिक हम करेंगे। तो पहले का आपका ए वाला सही रहेगा, दूसरे का आपका इसमें रहेगा सी वाला, तीसरे का भी आपका इसमें सी वाला सही रहेगा, चौथे का आपका ए वाला सही रहेगा, पांचवे का आपका इसमें ये 1917 बी वाला और छठे का आपका हरियाणा। तो ये हो गए हैं आपके सही विकल्प। और यूट्यूब पर भी हम आपको लगातार एग्ज़ाम की तैयारी करवा रहे हैं। इसके अलावा आपको ऐप पर भी वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए हम मॉडल पेपर दे रहे हैं। साथ में फुल सॉल्यूशन आपको मिल रहा है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आपको वहाँ पे दिए जा रहे हैं। यदि आप अच्छी परसेंटेज बनाना चाहते हैं तो जल्दी से ऐप का सब्सक्रिप्शन लें। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, चेक करिए, जल्दी से ऐप का सब्सक्रिप्शन लें। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो पहला है, प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल डेडेस थे। तो कौन थे? तो इसका आंसर आपका रहेगा यहाँ पे सी राजगोपालचारी थे। दूसरा है, स्वतंत्रता के समय भारत में देशी रियासतों की संख्या डेढ़ थी। तो देशी रियासतों की जो संख्या है वो कितनी थी? 565। कितनी थी? 565। अगला प्रश्न है आपका, गुजरात दुग्ध विपणन संघ का प्रसिद्ध नाम डेटेस है। तो क्या नाम है? अमूल। अमूल। अगला है, नाटो का पूरा नाम डेटेस है। तो नाटो का पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। क्या नाम है इसका पूरा? उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। अगला है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का आह्वान डेडेस ने किया है। तो किसने किया है? जयप्रकाश नारायण ने किया है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे जयप्रकाश नारायण।
अगला है आपका, चीन ने 1972 में डेढ़ देश के साथ दो तरफा संबंध शुरू करके अपना एकांतवास समाप्त कर किया। तो किसके साथ किया था इन्होंने? संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ। तो यहाँ पे हम भर लेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ये हो गए हैं आपके रिक्त स्थान। अब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए मैं पहले भर देती हूँ, फिर आप स्क्रीनशॉट लीजिए। तो ये यहाँ से मैंने भर दिया है, अच्छे से कंप्लीट आप करें। अब अगला आपका जो प्रश्न है सत्य असत्य, तो चलिए सत्य असत्य को भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, 1990 में सोवियत संघ का विघटन हो गया था। तो यह आपका सत्य रहेगा। इसका सही आंसर आपका रहेगा 1991 में हुआ था, ना कि 90 में। अगला है, भारत में क्योटो प्रोटोकॉल 1997 पर हस्ताक्षरित किए। तो यह आपका यहाँ पे सत्य रहेगा। अगला है, भारतीय सेना ने सन 1961 में सैनिक कार्यवाही द्वारा गोवा को मुक्त कराया। तो तीसरा भी आपका इसमें सत्य रहेगा। चौथा है, पेड़ कटाई रोकने हेतु चिपको आंदोलन चलाया गया था। तो ये भी आपका सत्य रहेगा। अगला है, यूरोपीय यूनियन के झंडे में धान की 10 बालियां हैं। तो ये आपका सत्य रहेगा इसमें, क्योंकि 10 नहीं है, कितनी है? 12 हैं। यदि 12 आए तो सत्य कर दीजिए। अगला है, आपातकाल के दौरान विपक्ष के अनेक नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये भी आपका क्या रहेगा? सत्य रहेगा। तो ये हो गए हैं सत्य असत्य। अब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए कंप्लीट करेंगे। तो पहला फॉल्स रहेगा, दूसरा ट्रू रहेगा, तीसरा ट्रू, चौथा भी और पांचवा आपका फॉल्स रहेगा और छठा ट्रू रहेगा। तो ये हो गए हैं आपके यहाँ पे सत्य असत्य। अब यहाँ से हम अगले प्रश्न में जोड़ियों को कंप्लीट करेंगे। यहाँ से मैंने जोड़ियों को भर दिया है, लेकिन देखिए मुझे जोड़ी में थोड़ा सा डाउट है, तो आप एक बार इनको चेक कर लीजिए। और यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप भी कंप्लीट करें। अगला आपका जो प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर आपको देना है। तो पहला आपका रहेगा, श्रीलंका के जाति संघर्ष में किस समुदाय की भूमिका रही है? तो किस की भूमिका इसमें रही है? तो इसका आंसर आपका रहेगा सिंहली समुदाय। सिंहली समुदाय की भूमिका रही है। अगला है, अमेरिकी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकी हमला कब हुआ था? तो ये हमला 11 सितंबर 2001 में हुआ था। अगला है, गुट निरपेक्षता का क्या अर्थ है? तो किसी भी सैन्य गुट में शामिल न होना। किसी भी सैन्य गुट में शामिल ना होना। अगला है, ताशकंद तब भूतपूर्व सोवियत संघ में था और आज यह शहर किस देश की राजधानी है? तो आज यह शहर उज्बेकिस्तान की है। किसकी? उज्बेकिस्तान की। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे उज्बेकिस्तान। अगला है, विश्व ग्राम की संरचना को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? वैश्वीकरण। अगला है, महाश्वेता देवी के उपन्यास पर नक्सलवाद से संबंधित फिल्म कौन सी है? तो 1084 की माँ। 1084 की माँ।
अगला है आसियान शैली क्या है। तो आसियान शैली सहयोग और समन्वय की शैली है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सहयोग और समन्वय की शैली। तो ये हो गए हैं आपके एक वाक्य में उत्तर। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए मैंने कंप्लीट कर दिया है पहले ही, तो अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट आप करें। और यहाँ से आपका ये छठा प्रश्न है 7वां, तो स्क्रीनशॉट लें और पीडीएफ के द्वारा पूरा सोल्यूशन हम कंप्लीट करेंगे। और ज़्यादा सोचे नहीं, आप जल्दी से ऐप का सब्सक्रिप्शन लें, ऐप के साथ आप जुड़ें और वार्षिक परीक्षा में आप अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, लिंक के माध्यम से आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि किस तरह से आपको सब्सक्रिप्शन लेना है। और पेपर से एक दिन पहले आपको स्पेशल पीडीएफ भी मिलेगी, तो जल्दी से ऐप के साथ आप जुड़ें। तो चलिए इसका सल्यूशन हम समझ लेते हैं। तो ये आपका छठा प्रश्न है, रूस के साथ किन किन देशों की सीमाएं मिलती हैं। तो रूस की सीमाएं नॉर्वे, फिनलैंड, इस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, अजरबैजान, कब्जा, खाजिस्तान, चीन, मंगोलिया और उत्तर प्रदेश कोरिया से मिलता है। तो 2-4 नाम आप लिख दीजिएगा, मैंने पूरे नाम यहाँ पे तैयार किए हैं। तो चलिए यहाँ से अगला प्रश्न, मिखाइल गोर्बाचेव ने आर्थिक एवं राजनीतिक सुधार हेतु सोवियत संघ में किन नीतियों को अपनाया। तो गोर्बाचेव ने पहरे इस कोई का यानी कि आर्थिक पुनर्गठन और ग्लासनोस्त यानी कि राजनीतिक खुलापन की नीति अपनाई। इन्होंने जो गोर्बाचेव थे, इन्होंने आर्थिक पुनर्गठन और राजनीतिक खुलापन की नीति अपनाई थी। तो सभी प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट आपको लेते चलना है। 7वां, भारत एवं नेपाल के मध्य कौन सी संधि हुई। तो भारत और नेपाल के बीच 1950 की मैत्री संधि हुई। कब? 1950 में मैत्री संधि हुई, जिसके अंतर्गत दोनों देशों के बीच सहयोग, व्यापार और आवागमन की सुविधा है। क्या है? दोनों देशों के बीच सहयोग, व्यापार और आगमन की सुविधा है। तो कंप्लीट अच्छे से करें। अगला है, पाकिस्तान के लोकतंत्रीकरण में कौन सी कठिनाइयां हैं। तो पाकिस्तान में लोकतंत्रीकरण की प्रमुख कठिनाई सैन्य हस्तक्षेप, कमजोर राजनीतिक दल और स्थिर सरकारें हैं। क्या है? कठिनाई सैन्य हस्तक्षेप है और कमजोर राजनीतिक दल है और अस्थिर सरकारें हैं। 8वां, निस्त्रीकरण क्या है। तो निस्त्रीकरण का अर्थ है देशों द्वारा हथियारों, विशेषकर परमाणु हथियारों को कम करना या समाप्त करना। निस्त्रीकरण यानी कि कोई हथियार नहीं है। तो इसका अर्थ क्या है कि देशों द्वारा हथियारों, विशेष परमाणु हथियारों को कम करना या समाप्त करना। अगला है, भारतीय सुरक्षा नीति के 2 घटक। तो भारतीय सुरक्षा नीति के 2 घटक है, सैन्य सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा। क्या है? सैन्य सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा। अगला है, संयुक्त राष्ट्र संघ की सफलता या उपलब्धि का वर्णन कीजिए। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व शांति बनाए रखने, युद्ध रोकने, मानव अधिकार की रक्षा और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्या किया है? संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व शांति बनाए रखने के लिए युद्ध रोका, मानव अधिकार की रक्षा करी, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगला है, न्यास परिषद के प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए। तो न्यास परिषद का प्रमुख कार्य न्याय क्षेत्रों को आत्मशासन और स्वतंत्रता की ओर ले जाना। क्या है? न्याय क्षेत्रों को आत्मशासन और स्वतंत्रता की ओर ले जाना। अगला, पर्यावरण प्रदूषण के कारण लिखिए। तो पर्यावरण प्रदूषण के प्रमुख कारण औद्योगिकीकरण, वाहनों का धुआं, वनों की कटाई और रासायनिक पदार्थों का अत्यधिक प्रयोग। औद्योगिकीकरण से निकलने वाला धुआं, गंदा पानी, ये सब क्या है? प्रदूषण फैलाता है। वाहनों से निकलने वाला जहरीली गैसें और वनों की कटाई और रासायनिक पदार्थों का अत्यधिक प्रयोग। अगला है, साझी संपदा किसे कहते हैं। तो जो साधन समाज के सभी लोगों द्वारा मिलकर उपयोग किए जाते हैं उन्हें साझी संपदा कहते हैं। तो देखिए हेडिंग में ही उत्तर छुपा है, यानी कि सब मिलकर किसी की सहमति से संपदा का उपयोग करना ही क्या है? साझी संपदा है। अगला है, क्या एकल पार्टी प्रभुत्व की प्रणाली का भारतीय राजनीति के लोकतंत्र चरित्र पर खराब असर हुआ है। तो नहीं,
एकल पार्टी प्रभुत्व के बावजूद भारत में स्वतंत्र चुनाव और विपक्ष की भूमिका बनी रही है, जिससे लोकतंत्र सुरक्षित रहा है। एकल पार्टी प्रभुत्व के बावजूद क्या है, भारत में स्वतंत्र चुनाव और विपक्ष की भूमिका बनी रही है, जिससे लोकतंत्र सुरक्षित रहा। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप कंप्लीट करें इनको। और अगला आपका प्रश्न है, विपक्षी पार्टी के उद्भव के कारण लिखिए। तो सत्तारूढ़ दल की नीतियों से असंतोष। जब सरकार की नीति जनता के हितों के विरुद्ध होती है, तब उनके विरोध में विपक्षी दलों का उद्भव होता है। जब सरकार क्या करती है, नीतियां जनता के हित के विरुद्ध करती है, तब उनके विरोध में विपक्षी दलों का उद्भव होता है। दूसरे, लोकतांत्रिक व्यवस्था की आवश्यकता। लोकतंत्र में सरकार पर नियंत्रण और आलोचना के लिए विपक्षी दलों का होना आवश्यक है। लोकतंत्र में सरकार पर नियंत्रण करने के लिए क्या है, आलोचना के लिए विपक्षी दल होना आवश्यक है। तो कंप्लीट अच्छे से करें। और विचारधारात्मक मतभेद। विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक विचारधाराओं के कारण नए विपक्षी दल बनते हैं। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप कंप्लीट करिएगा। अब चलिए 12वां प्रश्न हम समझेंगे। भारतीय विदेश नीति की विशेषताओं को संक्षेप में लिखिए। तो इसकी विशेषता है, पहली, गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाना, विश्व शांति में विश्वास रखना, पंचशील सिद्धांतों का पालन करना तथा सभी देश से मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखना। क्या है, गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाना चाहिए, विश्व शांति के लिए विश्वास करना चाहिए और पंचशील सिद्धांतों का पालन करना चाहिए, ताकि सभी देश में क्या है, मैत्री संबंध बने रहें। यहाँ से आप कंप्लीट करें। और शिमला समझौता किसे कहते हैं? तो भारत और पाकिस्तान के बीच 1972 में हुआ समझौता, जिसके द्वारा आपसी विवादों का शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने का निर्णय लिया गया, शिमला समझौता कहलाता है। क्या है, भारत और पाकिस्तान के बीच कब 1972 में समझौता हुआ था, जिसके द्वारा आपसी विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने का निर्णय लिया गया, यही क्या कहलाता है, शिमला समझौता कहलाता है। यहाँ से 13वां, दल बदल क्या है, लिखिए। जब कोई निर्वाचित जनप्रतिनिधि अपनी राजनीतिक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल हो जाता है, उसे दल बदल कहते हैं। दल बदल क्या है कि इसमें कोई निर्वाचित जनप्रतिनिधि क्या करता है, अपनी राजनीति छोड़कर दूसरी राजनीति पार्टी में शामिल हो जाता है, उसे दल बदल कहते हैं, यानी कि अपनी जगह बदल लेना। अगला आपका है, भारत में 1967 के चुनाव परिणामों को राजनीतिक भूचाल क्यों कहा जाता है? तो 1967 के चुनाव में कांग्रेस का प्रभुत्व कमजोर हुआ। किसका? कांग्रेस का प्रभुत्व कमजोर हुआ और कई राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारें बनी, इसलिए इसे राजनीतिक भूचाल कहते हैं। गैर कांग्रेसी सरकारें बनी, इसलिए इसे क्या कहते हैं, राजनीतिक भूचाल कहते हैं। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप इनको कंप्लीट करें। और 14 प्रश्न है, पूर्वोत्तर राज्य की प्रमुख 4 क्षेत्रीय आकांक्षाएं लिखिए। तो पूर्वोत्तरी राज्य की प्रमुख क्षेत्रीय आकांक्षाएं, पहली, अपनी सांस्कृतिक पहचान की रक्षा करना। किसकी? अपनी सांस्कृतिक पहचान की रक्षा करें। आर्थिक विकास, राजनीतिक स्वायत्तता और शांति और सुरक्षा की स्थापना। तो कंप्लीट अच्छे से करिएगा आप। अब यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा आप भी स्क्रीनशॉट ले, फिर हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। यहाँ से है, सिक्किम का विलय समझाइए। तो 1975 में जनपद संग्रह के बाद सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया और उसका भारतीय संघ में विलय हुआ। कब? 1975 में जनमत संग्रह के बाद सिक्किम को भारत का क्या 22वां राज्य बनाया गया और उसका भारतीय संघ में विलय हुआ। यहाँ से है, WSF क्या है, अर्थ लिखिए। WSF का अर्थ है, यहाँ पे इसका अर्थ क्या होता है, वर्ल्ड सोशल फोरम। यहाँ सामाजिक न्याय, समानता और वैश्वीकरण के प्रभाव पर चर्चा करने का मंच है। किस पर? सामाजिक न्याय, समानता और वैश्वीकरण के प्रभाव पर चर्चा करने का मंच है। अगला है, वैश्वीकरण के लिए उत्तरदायी को एक कारण लिखिए। तो सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का विकास वैश्वीकरण का एक प्रमुख कारण है। किसका? सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का विकास करना क्या है, वैश्वीकरण का एक प्रमुख कारण है। अगला है आपका, यूरोपीय संघ की कौन सी विशेषता है उसे एक प्रभावी क्षेत्र गठन बनाती हैं? तो यूरोपीय संघ की प्रभावशीलता के कारण सामूहिक आर्थिक नीतियाँ, साझा मुद्रा यूरो और राजनीतिक सहयोग और मजबूती संस्थाएं, ये सब क्या है, यूरोपीय संघ की विशेषताएं हैं जो उसे मजबूत बनाती हैं कि सामूहिक आर्थिक नीतियाँ, साझा मुद्रा यूरो, राजनीतिक सहयोग और मजबूत संस्थाएं।
अगला है भारत चीन के मध्य मतभेदों के 4 कारण लिखिए। तो पहला है सीमा विवाद, सीमा पर विवाद होने के कारण। दूसरा है तिब्बत का प्रश्न। तीसरा है 1962 का युद्ध। चौथा है चीन पाकिस्तान संबंध। तो क्या क्या है? सीमा विवाद, तिब्बत का प्रश्न, 1962 का युद्ध, चीन पाकिस्तान संबंध। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप कंप्लीट करें। और दक्षिण एशिया के विकास में सार्क देशों की योगदान की व्याख्या कीजिए। सार्क देशों ने अपनी सहयोग, क्षेत्रीय व्यापार, सामाजिक आर्थिक विकास और शांति स्थापना के माध्यम से दक्षिण एशिया के विकास में योगदान दिया। क्या किया था? सार्क के देशों ने आपसी सहयोग दिया, क्षेत्र व्यापार का सहयोग दिया, सामाजिक आर्थिक विकास का सहयोग दिया। शांत में इन्होंने क्या किया? शांति स्थापना के माध्यम से दक्षिण एशिया के विकास में योगदान दिया। तो कंप्लीट अच्छे से कर लेना है आपको। चलिए, स्क्रीनशॉट आपने लिया होगा। तो अगला प्रश्न हम पढ़ेंगे। भारत श्रीलंका मतभेद के 4 कारण। पहला है तमिल समस्या, शरणार्थी मुद्दा, समुद्री सीमा विवाद और आंतरिक राजनीति। क्या क्या है? तमिल समस्या है, शरणार्थी मुद्दा है, समुद्री सीमा विवाद और आंतरिक राजनीति। ये भारत और श्रीलंका के मतभेद के कारण। 18वां नीति आयोग के 5 प्रमुख उद्देश्य हैं। पहला है देश के समावेशी विकास को बढ़ावा देना। किसको? देश का जो समावेशी विकास है उसको बढ़ावा देंगे। सहकारी संघवाद को मजबूत करना, सहकारी जो संघवाद है उसको मजबूत करना। दीर्घकालीन नीतियों का निर्माण करना। किसका? जो दीर्घकालीन नीति है उसका निर्माण करना। राज्यों को नीति निर्माण में भागीदारी बनाना, राज्यों को किसका? नीति निर्माण में भागीदारी बनाना। और विकास कार्यक्रमों की निगरानी, किसका विकास कार्यक्रम है उसकी निगरानी करना। तो ये इसके यहाँ पे 4 कारण थे। कंप्लीट अच्छे से आपको कर लेना है। अगला हम यहाँ से प्रश्न पढ़ेंगे। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की कोई 2 विशेषता लिखिए। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग के विकास पर विशेष जोर दिया गया है तथा सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका को मजबूत किया है। किसको? द्वितीय पंचवर्षीय जो योजना है उसमें भारी उद्योग के विकास पर विशेष जोर दिया गया है और सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका को मजबूत किया गया है। अगला आपका इसमें रहेगा आसियान का गठन समझाइए। तो आसियान का गठन 1967 में बेकोर्क घोषणा के माध्यम से किया गया। इसका उद्देश्य दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में आर्थिक विकास, राजनीतिक स्थिरता और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना था। क्या था आसियान का गठन? कि 1967 में बेकोक घोषणा के माध्यम से, किसके? बेकोक घोषणा के माध्यम से किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? दक्षिण पूर्व एशिया जो देश थे उसमें आर्थिक विकास हो, राजनीतिक स्थिरता उसमें बनी रहे और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा मिले। तो ये इसका गठन इसलिए किया गया था आसियान का। अब यहाँ से आपका अगला है भारत चीन संबंधों को अधिक मधुर बनाने हेतु आप क्या परामर्श देंगे? तो भारत और चीन के मध्य जो संबंध है उसको बेहतर बनाने के लिए आपसी संवाद बढ़ाना, सीमा विवाद का शांतिपूर्ण समाधान और आर्थिक सहयोग को मजबूत करना आवश्यक है। क्या क्या करेंगे? आपसी संवाद है उसको बढ़ाएंगे और सीमा विवाद में शांति बनाए रखेंगे, समाधान करेंगे और आर्थिक सहयोग से मजबूत बनाने का प्रयास करेंगे। अगला है सोवियत संघ के विघटन की प्रक्रिया पर टिप्पणी लिखिए। तो सोवियत संघ का विघटन 1991 में हुआ। गोर्बाचेव की सुधार नीतियाँ, आर्थिक संकट, राष्ट्रवादी आंदोलनों और कम्युनिस्ट पार्टी की कमजोरी के कारण विभिन्न गणराज्य अलग अलग हो गए और सोवियत संघ टूट गया। तो क्या हुआ? सोवियत संघ का विघटन है वो 1991 में हुआ और गोर्बाचेव की सुधार नीतियों ने, आर्थिक संकट ने, राष्ट्रवादी आंदोलन और कम्युनिस्ट पार्टी की कमजोरी के कारण विभिन्न गणराज्य क्या हो गए थे? अलग हो गए थे, जिससे सोवियत संघ टूट गया था। अगला है भारत रूस पारंपरिक संबंधों से हमारा देश किस प्रकार लाभान्वित हुआ है? तो भारत को रूस से रक्षा सहयोग, तकनीकी सहायता, ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर समर्थन प्राप्त हुआ। जो भारत है उसको क्या है? रूस से रक्षा मिली, सहयोग मिला, तकनीकी सहायता मिली, ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग मिला और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर समर्थन मिला, जिससे क्या है? हमारा देश लाभान्वित हुआ। अगला है आपका संयुक्त राष्ट्र मंच के कोई 6 आधारभूत सिद्धांत लिखिए। तो सदस्य देशों की समानता, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, बल प्रयोग से बचाव, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, मानव अधिकारों का सम्मान, विवादों का शांतिपूर्ण समाधान। क्या क्या है? सदस्य देशों की समानता रहेगी, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, बल प्रयोग से बचाव रहेगा, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग रहेगा, मानव अधिकार का सम्मान और विवादपूर्ण शांति समाधान।
कंप्लीट अच्छे से करिएगा आप। यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना के उद्देश्य एवं प्रमुख कार्य की विवेचना कीजिए। तो IMF की स्थापना अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक स्थिरता बनाए रखने के लिए की गई। किसकी? अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक स्थिरता बनाए रखने के लिए की गई। इसके प्रमुख कार्य है वित्तीय सहायता देना, विनिमय दरों में स्थिरता लाना और आर्थिक सलाह प्रदान करना। क्या है? वित्तीय सहायता देंगे, विनिमय दरों में स्थिरता लाना है और आर्थिक सलाह प्रदान करना है। अगला है आपका भारतीय संघ में मणिपुर रियासत का विलय किस प्रकार हुआ? तो 1949 में मणिपुर के महाराजा बोधचंद सिंह ने विलय समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसके बाद मणिपुर का भारतीय संघ में विलय हुआ। 1950 में मणिपुर के जो महाराजा बोधचंद्र थे उन्होंने क्या किया? विलय समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए, साइन कर दिए, जिसके बाद मणिपुर का भारतीय संघ में विलय हो गया। अगला है राज्यों के पूर्ण गठन का क्या परिणाम निकला? तो राज्यों के पूर्ण गठन से प्रशासनिक सुविधा बढ़ी, भाषाई पहचान को मान्यता मिली और राष्ट्रीय एकता मजबूत हुई। क्या क्या हुआ? राज्यों के पूर्ण गठन से प्रशासनिक सुरक्षा बढ़ गई, भाषा पहचान को मान्यता मिल गई और राष्ट्रीय एकता मजबूत हो गई। अगला है आपका यहाँ से युवा तुर्क से आप क्या समझते हैं? तो युवा तुर्क भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर उभरा हुआ एक प्रगतिशील और सुधारवादी समूह था। क्या था? तुर्क भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर उभरने वाला एक गतिशील सुधारवादी समूह था। यह समूह पुराने नेताओं की अपेक्षा अधिक सक्रिय, परिवर्तनशील और समाजवादी विचारों का समर्थक था। यह जो समूह था वो क्या था? पुराने नेताओं की अपेक्षा में कैसा था? अधिक सक्रिय, परिवर्तनशील था और समाजवादी विचारों का समर्थन करता था। युवा तुर्क तेजी से सामाजिक आर्थिक सुधार, लोकतंत्र मूल्य और जन कल्याणकारी नीतियों को लागू करने के पक्ष में थे। ये जो युवा थे वो क्या करते थे? सामाजिक आर्थिक सुधार लाते थे, लोकतंत्र मूल्यों और जन कल्याणकारी नीतियों का लागू करते थे और जवाहरलाल नेहरू इस विचारधारा से जुड़े प्रमुख नेता माने जाते हैं। कौन? जवाहरलाल नेहरू। अगला है 1977 में कांग्रेस की पराजय एवं जनता पार्टी की विजय के कारण कीजिए। तो 1977 में कांग्रेस की पराजय के प्रमुख कारण आपातकाल, नागरिक स्वतंत्रताओं का आह्वान और जनता में असंतोष थे, जबकि जनता पार्टी की विजय विपक्षी एकता और लोकतंत्र की बहाली के वादे से संभव हुई। जो 1977 में कांग्रेस की पराजय के प्रमुख कारण क्या थे? आपातकाल, नागरिक स्वतंत्रताओं का हनन और जनता में असंतोष थे। जनता पार्टी की विजय विपक्षी एकता और लोकतंत्र की बहाली के वादे से संभव है। तो आज इस क्लास में मैंने आपको यहाँ पे कुल 23 प्रश्नों का सलूशन बताया है। अब ये हमारा चौथा सेट है डी। तो पूरे प्रश्न को आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। तो चलिए समझते हैं हम हमारे पहले प्रश्न को। आपको अच्छे अंक प्राप्त करना है तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखें, फुल सलूशन सहित आपकी क्लास रहेगी, साथ में बहुत ही इम्पोर्टेंट आपकी क्लास है। तो सबसे पहला प्रश्न है सही विकल्प चुनिए। पहला आपका सही विकल्प रहेगा परमाणु प्रसार संधि है। जो परमाणु प्रसार संधि है तो यह जो संधि है आपकी 1968 में हस्ताक्षरित करने के लिए खोली गई थी। तो आ नंबर वाला आंसर आपका इसमें राइट रहेगा। दूसरा है इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा का नारा दिया था। तो यह जो नारा है डी के बरुआ ने दिया था। तीसरा आपका रहेगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना के योजनाकार कौन थे? तो इसके जो योजनाकार थे PC महलनोबिस थे। तो ये 7 नंबर वाला आपका इसमें राइट है। अगला आपका रहेगा 28 जून 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्ट पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किए? तो इस पर 50 देशों ने हस्ताक्षरित किए थे। पांचवा, किन दो देशों के मध्य राजनीति को परस्पर संदेह की राजनीति कहा जाता है? तो इसका आंसर आपका रहेगा भारत और पाकिस्तान को कहा जाता है। छठा है आपका कश्मीर के भारत में विलय के समझौते पर कब हस्ताक्षरित किए? तो 26 अक्टूबर 1947 को हस्ताक्षर किए गए। चलिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए हम यहाँ से टिक करेंगे। तो पहले का आपका ए रहेगा, दूसरे का आपका सी रहेगा,
तीसरे का आपका सी रहेगा, चौथे का आपका बी रहेगा और पांचवे का आपका इसमें ए रहेगा और छठे का आपका बी रहेगा। कंप्लीट अच्छे से करना है और लगातार हम आपको ऐप पर मॉडल पेपर दे रहे हैं वार्षिक परीक्षा के लिए और एग्ज़ाम से एक दिन पहले आपको स्पेशल पीडीएफ भी मिलेगी। 100% आपके क्वेश्चन रहेंगे। यदि ऐप का सब्सक्रिप्शन आपने नहीं लिया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, लिंक को चेक करें। किस तरह से आपको सब्सक्रिप्शन लेना है पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो जल्दी से आप ऐप का सब्सक्रिप्शन लें और वार्षिक परीक्षा में आप अच्छे अंक प्राप्त करें। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ से आपका जो दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है बार्डुंग सम्मेलन डेडेस में हुआ था। तो यह जो सम्मेलन कब हुआ था? 1995 में हुआ था। अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। तो इसका जो सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? सुरक्षा परिषद। क्या है? सुरक्षा परिषद। तीसरा है रूस के प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति डेडेस थे। तो इसका आंसर आपका रहेगा बोरिस एल्त्सिन। बोरिस एल्त्सिन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो वैश्वीकरण के अस्तित्व को बचाने के लिए डेडेस आवश्यक है। तो क्या आवश्यक है? सहयोग आवश्यक है। सहयोग। अगला प्रश्न है आपका विश्व व्यापार संगठन की स्थापना डेडेस में हुई थी। तो इसकी जो स्थापना है वो 1995 में हुई थी। अगला है स्वतंत्रता के समय देसी रजवाड़ों की संख्या डेडेस थी। तो इसकी जो संख्या थी कितनी थी? लगभग 565। लगभग 565। तो ये हो गए हैं आपके रिक्त स्थान। चलिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए मैं पहले भर देती हूँ, फिर आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट करें। तो यहाँ से मैंने कंप्लीट कर दिया है, अच्छे से स्क्रीनशॉट लें। अगला आपका प्रश्न है सत्य सत्य लिखिए। पहला है पृथ्वी सम्मेलन में 70 देशों ने भाग लिया था। तो ये आपका यहाँ पे असत्य रहेगा, क्योंकि पृथ्वी सम्मेलन में 70 लोगों ने नहीं बल्कि 170 लोगों ने भाग लिया था या इससे अधिक देशों ने भाग लिया था। अगला है वैश्वीकरण से रोजगार के अवसर कम हो जाते हैं। तो ये भी आपका असत्य रहेगा। वैश्वीकरण से रोजगार के जो अवसर है वो क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं। अगला है सार्क का मुख्यालय काठमांडू में स्थित था। तो ये आपका सत्य रहेगा। अगला है सोवियत राजनीतिक प्रणाली का आधार स्तंभ कम्युनिस्ट पार्टी था। तो ये आपका सत्य रहेगा। अगला है सुरक्षा परिषद को संयुक्त राष्ट्र का हृदय कहा जाता है। तो ये आपका सत्य रहेगा। अगला प्रश्न है आबादी के बाद भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई। तो ये आपका सत्य रहेगा। अब चलिए यहाँ से हम इनको टिक कर लेते हैं। तो पहला आपका फॉल्स रहेगा, दूसरा भी, तीसरा ट्रू रहेगा, चौथा, पांचवा, बाकी सारे आपके इसमें ट्रू रहेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला आपका प्रश्न है सही जोड़ी लिखिए। पहली जोड़ी है छात्र संगठन। तो इसकी जोड़ी आपकी AASU पहली जोड़ी रहेगी। दूसरा है भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण। इसकी जोड़ी रहेगी 1974। तीसरा है भारत में वैश्वीकरण। तो इसकी जोड़ी आपकी रहेगी 1991। चौथी जोड़ी है इंदिरा गांधी की हत्या। तो इनकी हत्या 1984 में हुई थी। अगला है दल बदल विधेयक। तो इसका आंसर आपका रहेगा 52वां संविधान संशोधन, पांचवी जोड़ी। और चीन द्वारा भारत पर आक्रमण तो 1962 में हुआ था। और देसी रियासतों का एकीकरण तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। तो ये हो गई आपकी जोड़ियाँ। चलिए यहाँ से हम नंबर डाल लेते हैं इन पर। तो दूसरी, चौथी, छठी, पांचवी, तीसरी, पहली, दूसरी, चौथी, छठी,
5वीं, तीसरी, पहली। तो यहाँ पे गलती से नंबर डाल दिए हैं। ये वाली आपकी यहाँ पे जो जोड़ी रहेगी ये वाली आपकी 5वीं हो गई है और ये वाली आपकी 6ठी जोड़ी रहेगी और ये वाली आपकी 7वीं रहेगी। गलती से नंबर गलत डाल दिए थे, तो कंप्लीट अच्छे से कर लेना है आपको। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे। अगला है आपका स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक थे, तो इसका आंसर आपका रहेगा सी राजगोपालाचारी। अगला है प्रथम पंचवर्षीय योजना किस सन में लागू हुई, तो यह योजना 1951 में लागू हुई। अगला है द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो सर सैयद अहमद खान ने किया था। तो सर सैयद अहमद खान ने किया था। अगला है सन 1977 में आपातकाल के विरोधी कांग्रेसियों ने कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी का अध्यक्ष किसे बनाया, तो इसका आंसर आपका रहेगा जगजीवन राम को। जगजीवन राम को बनाया था। अगला है द्विध्रुवता के उदय का कारण क्या था, तो इसके उदय का कारण था दो महाशक्तियों का उदय। दो महाशक्तियों का उदय। अगला है जय जवान जय किसान नारे का संबंध है, तो इसका संबंध किससे है, लाल बहादुर शास्त्री से। लाल बहादुर शास्त्री। अगला है भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पर कब हस्ताक्षरित किए, तो इन्होंने इस पर 2002 में हस्ताक्षरित कर दिए। तो ये हो गए आपके एक वाक्य में उत्तर। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी भर दिया है, कंप्लीट अच्छे से कर लेना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो ये आपका यहाँ से 6ठा प्रश्न है, सोवियत प्रणाली क्या थी। 7वां है भारत पाकिस्तान संबंधों में सुधार के लिए आप क्या सुझाव देंगे, और शक्ति संतुलन क्या है। अगला आपका प्रश्न है भारत की विश्व शक्ति और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान में प्रमुख भूमिका का उल्लेख कीजिए। तो बाकी प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लेकर आप सभी को अच्छे से कंप्लीट कर लें, क्योंकि पीडीएफ के थ्रू हम पूरा सोल्यूशन इसका समझेंगे। तो यहाँ से सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। चलिए बढ़ते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो ये यहाँ से आपका अगला प्रश्न है 18वां, 19वां और ये वाला 20वां, 21वां और ये 22, 23। तो अच्छे से कंप्लीट करें। चलिए इसका सलूशन समझ लेते हैं। तो ये आपका 6ठा प्रश्न है, यहाँ से सोवियत प्रणाली क्या थी। सोवियत प्रणाली एक ऐसी राजनीतिक एवं आर्थिक व्यवस्था थी जिसमें सत्ता कम्युनिस्ट पार्टी के हाथों में केंद्रित रहती थी। इसमें एक दलीय शासन व्यवस्था थी तथा उत्पादन के सभी साधनों पर राज्य का नियंत्रण था और व्यक्तिगत स्वतंत्रता सीमित थी और सरकार की योजनाओं के अनुसार अर्थव्यवस्था चलाई जाती थी। तो सोवियत प्रणाली क्या है, एक राजनीतिक एक आर्थिक व्यवस्था थी जिसमें सत्ता कम्युनिस्ट पार्टी के हाथों में केंद्रित रहती थी। इसमें एक दलीय शासन व्यवस्था थी। इसमें जो सभी उत्पादन के साधन थे उनका राज्य पर नियंत्रण था और व्यक्तित्व स्वतंत्रता सीमित थी और सरकार की योजनाओं के अनुसार अर्थव्यवस्था चलाई जाती थी। तो कंप्लीट आपको अच्छे से कर लेना है। हर एक प्रश्न का स्क्रीनशॉट आप लेते चलें। अगला है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ महाशक्ति के रूप में क्यों उभरे, कोई 2 कारण देखना है आपको। तो पहला है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ के पास विशाल सेना और आधुनिक हथियार थे। क्या था, विशाल सेना और आधुनिक हथियार थे। दूसरा है अमेरिका के बाद सोवियत संघ ही एकमात्र देश था जिसके पास परमाणु शक्ति थी, जिससे उसकी अंतर्राष्ट्रीय स्थिति मजबूत हो गई।
अमेरिका के बाद सोवियत संघ ही क्या था, एक ऐसा मात्र देश था जिसके पास परमाणु शक्ति थी और उसकी अंतर्राष्ट्रीय स्थिति मजबूत थी। तो कंप्लीट अच्छे से कर लेना है आपको। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये यहाँ से आपका अगला प्रश्न है। 7वां है आपका, भारत पाकिस्तान संबंधों में सुधार के लिए आप क्या सुझाव देंगे? तो दोनों देशों को आपसी बातचीत और कूटनीति के माध्यम से विवादों का समाधान करना चाहिए। क्या सलाह देंगे कि दोनों देश क्या है, आपस में बातचीत करके कूटनीति के माध्यम से विवाद का समाधान कर दें और व्यापार, संस्कृति आदान प्रदान और खेल गतिविधियों को बढ़ावा दे। जो व्यापार है, सांस्कृतिक आदान प्रदान है और खेल गतिविधियां हैं, इनको बढ़ावा दें। इस तरह के सुझाव हम देंगे। अगला है सार्क के सदस्य देशों के नाम। तो भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, अफगानिस्तान। तो ये हो गए हैं सार्क देशों के नाम। कंप्लीट अच्छे से करें। अगला है शक्ति संतुलन क्या है? तो शक्ति संतुलन से आशय ऐसी व्यवस्था से जिसमें विभिन्न देशों के बीच शक्ति इस प्रकार बंटी होती है कि कोई भी देश अत्यधिक शक्तिशाली होकर दूसरे पर प्रभुत्व ना जमा सके। क्या है शक्तिशाली संतुलन से आशय एक ऐसी व्यवस्था से जिसमें विभिन्न देश के बीच क्या हो, शक्ति इस प्रकार बंटी होती है कि कोई भी देश अत्यधिक शक्तिशाली होकर दूसरों पर प्रभुत्व ना जमा सके। अगला है सुरक्षा की पारंपरिक धारणा का अर्थ लिखिए। तो सुरक्षा की पारंपरिक धारणा का अर्थ देश को बाहरी सैन्य आक्रमण से सुरक्षित करना। क्या है? देश को बाहरी सैन्य आक्रमण से सुरक्षा देना है। इसमें सैन्य शक्ति और हथियारों का सबसे अधिक महत्व दिया जाता है। किसको? हथियारों और सैन्य शक्ति को अधिक महत्व इसमें दिया जाता है। अगला आपका है भारत की विश्व शक्ति और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान में भूमिका लिखिए। तो भारत ने गुट निरपेक्षता आंदोलन के माध्यम से विश्व शांति को बढ़ावा दिया। किससे? जो भारत है उसने गुट निरपेक्ष आंदोलन के माध्यम से विश्व शांति को बढ़ावा दिया। संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत ने शांति स्थापना कर दी। संयुक्त राष्ट्र संघ ने क्या करी? भारत में शांति स्थापना कर दी और अंतर्राष्ट्रीय विवादों के समाधान में सक्रिय भूमिका निभाई। चलिए अगला प्रश्न हम पढ़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का क्षेत्र अधिकार बताइए। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय देशों के बीच उत्पन्न विवादों का निपटारा करता है तथा अंतर्राष्ट्रीय कानून से संबंधित परामर्श देता है। क्या करता है ये? जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय देश है इनके बीच जो उत्पन्न विवाद होते हैं उनका निपटारा करता है और अंतर्राष्ट्रीय कानून से संबंध के बारे में परामर्श करता है। अगला आपका प्रश्न है यहाँ से, रेडियो सम्मेलन के कोई दो परिणाम लिखिए। तो सतत विकास की अवधारणा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली। सतत विकास की अवधारणा पर किसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली है? पर्यावरण संरक्षण के लिए वैश्विक सहयोग पर बल दिया गया है। अगला प्रश्न आपका रहेगा ग्लोबल वार्मिंग के कारण लिखिए। जीवाश्म ईंधनों का अत्यधिक उपयोग, वनों की कटाई और औद्योगिकरण। क्या है? ग्लोबल वार्मिंग जीवाश्म ईंधन का अत्यधिक उपयोग और वनों की कटाई और औद्योगिकीकरण। अगला आपका है कांग्रेस के प्रभुत्व के कारणों का वर्णन कीजिए। तो कांग्रेस की स्वतंत्रता आंदोलन में प्रमुख भूमिका रही है जिससे जनता का विश्वास उसे मिला है। मजबूत संगठन, लोकप्रिय नेता और कमजोर विपक्ष भी कांग्रेस के प्रभुत्व के प्रमुख कारण थे। यहाँ से अगला है भारत के किन्हीं 4 पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। तो पाकिस्तान, चीन, नेपाल, बांग्लादेश। कौन कौन से हैं? पाकिस्तान है, चीन है, नेपाल है, बांग्लादेश। अगला आपका रहेगा भारत की विदेश नीति के लक्ष्य पर प्रकाश डालिए। तो भारत की विदेश नीति का मुख्य लक्ष्य राष्ट्रीय स्वतंत्रता की रक्षा करना है। क्या है? भारत की विदेश नीति का मुख्य लक्ष्य राष्ट्रीय स्वतंत्रता की रक्षा करना, विश्व शांति को बढ़ावा देना, गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाना और सभी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करना, ये इस नीति का लक्ष्य है। अगला आपका रहेगा यहाँ से भारतीय राजनीति में 1960 के दशक को खतरनाक दशक क्यों कहा जाता है? तो 1960 के दशक में भारत को चीन युद्ध, पाकिस्तान से संघर्ष, आर्थिक संकट और राजनीतिक अस्थिरता का सामना करना पड़ा, इसलिए इसे भारतीय राजनीति का खतरनाक दशक कहा जाता है। अगला है श्रीमती गांधी ने 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत कब की थी? तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 1975 में की थी।
अगला है वैश्वीकरण की 4 विशेषता लिखिए। तो देशों के बीच व्यापार में वृद्धि, विदेशी निवेश को बढ़ाना, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का विस्तार, सूचना और तकनीक का तेजी से प्रसार। क्या क्या है? देश के बीच में क्या है? व्यापार में वृद्धि करें और विदेशी निवेश को बढ़ावा दें और बहुराष्ट्रीय कंपनियों का विस्तार करें और सूचना और तकनीक का तेजी से प्रसार करना। अगला है उदारीकरण से क्या तात्पर्य है? उदारीकरण का अर्थ अर्थव्यवस्था से सरकारी नियंत्रण को कम करना तथा निजी क्षेत्र और विदेशी निवेश को बढ़ावा देना। क्या करेंगे? इस अर्थव्यवस्था से सरकारी नियंत्रण को कम करेंगे और निजी क्षेत्र और विदेशी क्षेत्र को बढ़ावा देंगे। अगला है भारत में क्षेत्रीय असंतुलन के कारण। तो औद्योगिक विकास का असमान वितरण, प्राकृतिक संसाधनों का असमान उपयोग। तो ये हो गए हैं आपका यहाँ पे 15वां प्रश्न। अगला आपका रहेगा आसू क्या है? तो आसू का पूरा नाम ऑल असम स्टेट्स यूनियन है। यहाँ असम राज्य का एक प्रमुख छात्र संगठन है। क्या है इसका पूरा नाम? ऑल असम ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन है। यह क्या है? असम राज्य का एक छात्र संगठन है। और अगला है आसियान संगठन के प्रमुख उद्देश्य। तो सदस्य देशों के बीच आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है, क्षेत्रीय शांति और स्थिरता बनाए रखना, आपसी सहयोग को मजबूत करना। अगला आपका प्रश्न रहेगा आसियान के स्वरूप एवं उद्देश्य को संक्षेप में लिखिए। आसियान एक क्षेत्रीय संगठन है जो दक्षिण पूर्व एशिया देशों के आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक सहयोग को बढ़ावा देता है। इसका उद्देश्य शांति, विकास और आपसी सहयोग को मजबूत करना है। भारत और बांग्लादेश के मध्य मनमुटाव के प्रमुख बिंदु। तो सीमा विवाद, नदी जल बंटवारे की समस्या, अवैध प्रवास का मुद्दा। तो ये क्या थे? कारण थे जिससे मनमुटाव चल रहा था भारत और बांग्लादेश के बीच। अगला आपका रहेगा विभेदों के बावजूद भारत एवं बांग्लादेश किन मुद्दों पर सहयोग करता है? तो भारत और बांग्लादेश व्यापार, आतंकवाद विरोध, सांस्कृतिक आदान प्रदान और परिवहन के क्षेत्र में आपसी सहयोग करता है। अगला आपका प्रश्न रहेगा प्रथम पंचवर्षीय योजना की 2 विशेषता लिखिए। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 में कृषि विकास पर विशेष बल दिया गया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाना और आर्थिक स्थिरता लाना है। अगला आपका प्रश्न रहेगा नियोजन का अर्थ है, उसके 4 उद्देश्य लिखिए। तो नियोजन का अर्थ है देश के साधनों को सुनियोजित उपयोग कर विकास को निश्चित दिशा देना। इसके मुख्य उद्देश्य आर्थिक विकास की गति बढ़ाना, बेरोजगारी को कम करना और गरीबी हटाना। ये इसके उद्देश्य थे। और सामाजिक न्याय स्थापित करना। अगला आपका प्रश्न रहेगा यूरोपीय यूनियन के प्रमुख उद्देश्य संक्षेप में लिखिए। तो यूरोपीय यूनियन का प्रमुख उद्देश्य सदस्य देशों के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाना, साझा बाजार बनाना और क्षेत्रीय शांति व स्थिरता बनाए रखना, ये इसका उद्देश्य था। अगला आपका प्रश्न इसमें रहेगा क्षेत्रीय संगठन क्यों बनाए जाते हैं? तो क्षेत्रीय संगठन देशों के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए, राजनीतिक स्थिरता के लिए और आपसी विश्वास और सामूहिक विकास के लिए बनाए जाते हैं। सोवियत प्रणाली की 3 विशेषता लिखनी है। पहला है एक दलीय व्यवस्था थी जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी का प्रभुत्व था। दूसरा, राज्य नियंत्रण अर्थव्यवस्था लागू थी। तीसरा, निजी संपत्ति का अभाव था और सभी संसाधन राज्य के नियंत्रण में थे। तो अच्छे से कंप्लीट आपको कर लेना है। यहाँ से आपका अगला अथवा रहेगा शॉक थेरेपी को इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल क्यों कहा गया है? तो इसका आंसर है शॉक थेरेपी में सरकारी उद्योग और संपत्तियों को बहुत कम कीमत पर निजी हाथों में बेच दिया गया, इसलिए इसे इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल कहा गया है। यहाँ से आपका अगला है शॉक थेरेपी के परिणाम लिखिए। तो बेरोजगारी और गरीबी में वृद्धि हुई है और आर्थिक समानता बढ़ी है। अगला है विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यों का वर्णन कीजिए। तो वैश्विक स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करना, रोगों की रोकथाम के लिए कार्यक्रम चलाना, स्वास्थ्य संबंधी शोध को प्रोत्साहित करना, विकासशील देशों को स्वास्थ्य सहायता प्रदान करना। अगला प्रश्न आपका रहेगा विश्व बैंक की कार्यप्रणाली एवं कार्यों पर प्रकाश डालिए।
तो विश्व बैंक विकासशील देशों को ऋण एवं तकनीक सहायता प्रदान करता है। इसका उद्देश्य गरीबी कम करना और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। अगला आपका प्रश्न रहेगा, शरणार्थियों की मुख्य समस्याओं के प्रभाव को समझाइए। तो भोजन, आवास और स्वास्थ्य की समस्या उत्पन्न होती है, सामाजिक तनाव बढ़ता है, बेरोजगारी और गरीबी में वृद्धि होती है, मेजबान देशों की अर्थव्यवस्था पर दबाव पड़ता है। अगला आपका प्रश्न है, भारत ने कश्मीर के महाराजा को किस प्रकार की मदद की। तो भारत ने कश्मीर के महाराजा की सहायता सैन्य बल भेजकर की, जिससे आक्रमणकारियों को रोका गया और राज्य की सुरक्षा सुनिश्चित की गई। तो कंप्लीट अच्छे से कर लेना है आपको। अगला प्रश्न है, आपातकाल के दौरान गठित जांच आयोग के निष्कर्ष लिखिए। पहला है, आपातकाल के दौरान सत्ता का दुरुपयोग हुआ। दूसरा है, नागरिक अधिकारों का हनन किया गया। तीसरा है, प्रेस की स्वतंत्रता समाप्त की गई। चौथा है, विपक्षी नेताओं के अवैध रूप से गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये आपका 23वां प्रश्न। अथवा है आपका, जनता पार्टी सरकार की महत्वपूर्ण नीतियां एवं कार्य लिखिए। पहला है, आपातकाल समाप्त किया। दूसरा है, लोकतांत्रिक अधिकार बहाल किया और 44वां संविधान संशोधन किया और संघीय ढांचे को मजबूत किया। तो ये इसके महत्वपूर्ण नीति एवं कार्य थे। अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से पूरे प्रश्नों को कंप्लीट करें। ऐप का